हेलो एवरीवन, ये मेरा नया चैनल है और जो भी सब्सक्राइबर्स पुराने चैनल से यहाँ आए हैं उन सबको थैंक यू सो मच। और जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू ब्लू एफएम ऑफिशियल। यहाँ पुरानी स्टोरीज भी कंटिन्यू होंगी और न्यू स्टोरीज भी आती रहेंगी। तो प्लीज जिस तरह सपोर्ट पुराने चैनल पे दिया था वैसे ही इस चैनल पर भी सपोर्ट करते रहिए। पिछला चैनल मेरी कुछ गलतियों की वजह से 3 मंथ्स के लिए डिमोनेटाइज हो गया है, इसीलिए अब सारी वीडियोज यही आएंगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इंस्टाग्राम पे ब्लू एफएम ऑफिशियल को फॉलो जरूर करें, ताकि अगर फ्यूचर में कभी चैनल को कुछ हो या कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आप सबसे डायरेक्ट इंटरेक्ट इंस्टाग्राम पर ही कर पाऊं। इससे हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन एंड वेलकम टू ब्लू एफएम ऑफिशियल। वंश ने दूर स्थित गोल्फ कोर्स की ओर देखा, आंखें मूंद ली और कहा, इसके अलावा यहां से फायरिंग करना तो हमारा पहला कदम है, क्या कोई दूसरा और तीसरा चरण भी है? यश राणा दौड़कर आया और पूछा। बिल्कुल, वंश ने सिर हिलाया। दूसरे और तीसरे चरण के लिए क्या योजना है? यश राणा ने पूछा। जब हथियार आ जाएंगे तो मैं सबको बता दूंगा, वंश ने जवाब दिया। ठीक है बॉस, यश राणा ने उत्साह से सिर हिलाया। वंश और उनकी टीम ने कुछ देर तक निचले पहाड़ के पास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और यह सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ सही है, वे पहाड़ से चले गए। वापसी के रास्ते में वंश ने अर्जुन सिंह और बाकी लोगों से कहा, आज सभी को घर पर रहना चाहिए और आराम करना चाहिए, हम शाम को सामान लेने जाएंगे। हाँ, अर्जुन सिंह और अन्य लोगों ने एक स्वर में जवाब दिया। हर कोई बहुत उत्साहित है क्योंकि अंतिम लड़ाई आने वाली है। उसी समय मुंबई शहर भार पिछले कुछ दिनों में मुंबई की भूमिगत दुनिया भी उथल पुथल में रही है। मुंबई शहर के सबसे बड़े गिरोह आयरन ब्लड अलायंस ने पिछले कुछ दिनों में अपने कई हॉल मास्टरों और टॉप मालिकों को मार डाला है। इससे पूरे आयरन ब्लड अलायंस में खलबली मच गई। जहां तक मुंबई शहर के अन्य समाजों का सवाल है, वे तो बस मौज मस्ती और आयरन ब्लड अलायंस का तमाशा देख रहे थे। कुछ लोगों को संदेह था कि यह उनके दुश्मनों द्वारा आयरन ब्लड अलायंस के विरुद्ध बदला था। कुछ लोगों को यह भी संदेह है कि समस्या आयरन ब्लड अलायंस के भीतर से आ सकती है। हालांकि हर कोई सिर्फ अनुमान लगा रहा है और कोई सटीक स्टेटमेंट नहीं है। आज प्रेत रात्रि स्वर्ग के सामने कई वाहन खड़े हैं, वे सभी काले हैं। आयरन ब्लड अलायंस के कई वरिष्ठ भाई, हॉल मास्टर्स और डिप्टी हॉल मास्टर्स आए। इस समय प्रेत रात्रि स्वर्ग के सबसे बड़े निजी कमरे में अंदर सोफे की पंक्तियां पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं और कई लोग खड़े थे। बॉक्स में सभी लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा बॉक्स में माहौल थोड़ा निराशाजनक और गंभीर था। तभी बीच में बैठा लेईहू खड़ा हो गया। उसने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी बाघ जैसी आंखों से घूरा और फिर चिल्लाया, सब लोग चुप हो जाओ। लेईहू बोला और वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए। यह देखकर कि सभी लोग शांत हो गए हैं, लेईहू ने कहा, मुझे लगता है कि इन दिनों क्लब में जो कुछ हुआ है उसके बारे में सभी को पता है। हाँ, वरिष्ठ भाई भूपेंद्र की मृत्यु के बाद किलिन हॉल मास्टर प्रतीक, वाइपर हॉल मास्टर कबीर, ग्रीन फॉक्स हॉल मास्टर विश्वराज दीपक और कई वरिष्ठ भाइयों को भी एक के बाद एक मार दिया गया। कई दिनों की जांच के बाद मुझे पता चला कि भूपेंद्र और अन्य लोगों की हत्या करने वाला किलर हमारा ही कोई हो सकता है। इसलिए मैंने आज आप सबको यहां बुलाया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप प्रूफ पेश कर पाएंगे और असली अपराधी को पकड़ पाएंगे। ठीक है, अब सब खुलकर बोल सकते हैं। जैसे ही लेईहू ने बोलना समाप्त किया, एक जख्मी आदमी खड़ा हुआ और कर्कश स्वर में बोला, मैं आदित्य, किलिन हॉल का उपनेता हूं। मैं अपने बड़े भाई के लिए खड़ा होना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मेरे सबसे बड़े भाई का हत्यारा आयुष है। मैंने सुना है कि 2 रात पहले मेरे सबसे बड़े भाई का कार एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि उसने आयुष के बारे में बुरी बातें कही थीं। यह निश्चित रूप से एक साधारण कार दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है। हाँ, मुझे भी लगता है कि हत्यारा आयुष है। ग्रीन फॉक्स हॉल के उप प्रमुख अमन शाह खड़े हुए और चिल्लाए, कुछ दिन पहले आयुष मेरे सबसे बड़े भाई से मिलने आए थे। उस समय मैं अपने सबसे बड़े भाई के साथ था। आयुष ने मेरे बड़े भाई से बातचीत की और उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह मेरे बड़े भाई को विद्रोह के लिए उकसा रहे हैं। वह यह भी चाहते थे कि हम यशवंत के साथ सहयोग करें और उन्होंने हमें कई फायदों का वादा भी किया। हालांकि मेरा सबसे बड़ा भाई एक वफादार और धर्मी व्यक्ति है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आयुष से सहमत नहीं हुआ।
मुझे लगता है कि आयुष को इस बात से नाराजगी हुई होगी और उसे डर था कि मामला उजागर हो जाएगा। इसलिए उसने मेरे सबसे बड़े भाई को मारने के लिए किसी को भेजा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा हॉल हंगामा में डूब गया। यह चौंकाने वाली खबर है। वहां उपस्थित सभी लोग धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। यह कैसे संभव है? मुझे लगता है कि मंजी एक अच्छा इंसान है और काफी नैतिक है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? एक वरिष्ठ भाई ने कहा, जिसका आयुष के साथ अच्छा रिश्ता था। कौन निश्चित रूप से कह सकता है? आखिरकार हर किसी की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। एक अन्य वरिष्ठ भाई ने अपनी राय रखी। ब्लैक पैंथर हॉल के नेता झाओ ज्यूक्सियाओ ने कहा, मुझे लगता है कि इस मामले पर डिस्कशन होना चाहिए। हम बिना प्रूफ के ब्लाइंड अटकलें नहीं लगा सकते। वहां उपस्थित कुछ लोगों ने अमन शाह की बात पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं, तथा कुछ को डाउट हुआ। इसके अलावा फिरोज, राज और आयुष को जानने वाले लोगों का पहला ग्रुप भी दंग रह गया। जाहिर है, उनके मन में आयुष ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने दोस्तों को धोखा देगा। आखिरकार जो लोग पाताल लोक में रहते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज धार्मिकता है। इसके अलावा हर कोई उन लोगों से नफरत करता है जो अपने वादे तोड़ देते हैं। अंडरवर्ल्ड में विश्वासघात एक बड़ी पाबंदी है। इसकी सजा है 3 जख्म और 6 छेद। आमतौर पर कोई भी इस बदकिस्मती को छूने की हिम्मत नहीं करता। लेई हू ने भौहें चढ़ाईं, अमन शाह को गौर से देखा और गहरी आवाज में कहा, अमन शाह, क्या आपके पास अपने दावे का सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत है? आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि आयुष ने वास्तव में विद्रोह भड़काया था? जब आप बोलते हैं तो आपको मानवीय और मटीरियल दोनों सबूतों पर भरोसा करना चाहिए। बॉस लेई, मैं सबसे अच्छा गवाह हूं। मैं उस समय वहां मौजूद था और मैंने आयुष और मेरे सबसे बड़े भाई के बीच हुई बातचीत के हर शब्द सुने। अमन शाह ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, आप गवाह हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके पास कोई मटीरियल सबूत है? लेई हू ने पूछा। मेरे पास कोई मटीरियल सबूत नहीं है। अमन शाह ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे उस समय कैसे पता चल सकता था कि आयुष मेरे सबसे बड़े भाई से विद्रोह भड़काने की बात कर रहा था? इसके अलावा मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। खैर, मैं पूरे दिल से कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं अमन शाह एक बुरी मौत मरूंगा। जब वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि अमन शाह ने वास्तव में शपथ ली है और यह एक जहरीली शपथ थी, तो उन सभी को इस पर और भी ज्यादा भरोसा हो गया। ऐसा कहने के बाद अमन शाह ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और फिर अपनी नजर एक अन्य काले आदमी पर घुमाई और कहा, भाई गैंग, आप इसे अभी भी क्यों छिपा रहे हैं? इतनी देर हो चुकी है, जो कहना है कह दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारा बड़ा भाई अपनी कब्र में बेचैन रहे? इस काले रंग के आदमी का नाम त्रयांश है और वह वाइपर हॉल का उपनेता है। त्रयांश ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह थोड़ा उलझन में और कंफ्यूज्ड दिखाई दिए। हर कोई त्रयांश की ओर देख रहा था, यह सुनने के लिए उत्सुक था कि वह क्या कहेगा। 2 मिनट के बाद त्रयांश अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव के साथ खड़े हुए और ऊंची आवाज में बोले, भाइयों, मैं इस मामले पर बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि एक बार ऐसा कहने से समाज की हार्मनी और भाइयों की फीलिंग्स पर असर पड़ेगा। फिर भी अपने सबसे बड़े भाई को न्याय दिलाने के लिए मुझे आज यह कहना पड़ रहा है। हाँ, जैसा कि भाई लॉन्ग ने कहा था, आयुष भी कुछ समय पहले मेरे बड़े भाई से मिलने आए थे। मैं उस समय वहां था और मैंने आयुष और मेरे बड़े भाई के बीच की बातचीत अपने कानों से सुनी थी। ऐसा कहकर त्रयांश एक पल के लिए रुका, फिर लेई हू की ओर देखने लगा। सभी लोग त्रयांश को ध्यान से देख रहे थे, यह सुनने के लिए उत्सुक थे कि वह आगे क्या कहेगा। हुँ, त्रयांश ने भारी सांस छोड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, बॉस लेई, आयुष ने हमारे आयरन ब्लड अलायंस को धोखा दिया है और यशवंत के साथ मिली भगत की है। इसके अलावा उसने मेरे सबसे बड़े भाई को भी अपने साथ शामिल होने के लिए राजी कर लिया है। हालांकि मेरे सबसे बड़े भाई ने उस समय आयुष को रिजेक्ट कर दिया और यहां तक कि आयुष को चक्कर न लगाने की सलाह भी दी, लेकिन आयुष ने बिल्कुल भी नहीं सुना। कुछ ही समय बाद मेरे सबसे बड़े भाई की स्नानागार में मौत हो गई। अगर आप कहते हैं कि आयुष का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे यकीन नहीं होगा, भले ही आप मुझे पीट पीट कर मार डालें। हाँ बॉस लेई, मैं भी इसे प्रूव कर सकता हूं। हॉल मास्टर विश्वराज भी मेरे पास आए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक मैं उनके साथ काम करता रहूंगा, वे मुझे फ्यूचर में हॉल मास्टर बनने देंगे, एक वरिष्ठ भाई ने खड़े होकर कहा। इसके तुरंत बाद कई वरिष्ठ भाई खड़े हुए और कहा कि आयुष ने उनसे भी कांटेक्ट किया है।
यह देखकर कि त्रयांश और अन्य लोगों ने जो कहा वह मैच कर रहा है, जिन लोगों ने शुरू में आयुष पर भरोसा किया था, उन्होंने अपने भाव बदल दिए और भौहें चढ़ा ली। एकमात्र भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर कोई एक दो आदमी ही आयुष की ओर उंगली उठाता तो शायद वे इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अब जब इतने सारे लोग आयुष पर उंगली उठा रहे हैं तो उन्हें न चाहते हुए भी इस पर विश्वास करना ही होगा। इस समय लेईहू का चेहरा भी उदास हो गया। वह मूल रूप से वंश की तरह आयुष पर भरोसा करता था, लेकिन अब जब इतने सारे लोग आयुष पर उंगली उठा रहे हैं तो आयुष पर उनका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। हालांकि आयुष फीजीए का भाई है, इसलिए उसे इस मामले से कैसे डील करना चाहिए, वह दो ऑप्शन के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। लेईहू थोड़ा असमंजस में था। उसने सोचा अगर वंश यहां होता तो शायद वह इस केस को अच्छी तरह से हैंडल कर पाता। बॉस लेई, कृपया हमें स्पष्टीकरण दीजिए, हमारे सबसे बड़े भाई की मौत बेकार नहीं जा सकती। अमन शाह चिल्लाया। बॉस लेई है, यह सही है। आप आयुष की रक्षा सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह भाई वंश का भाई है, त्रयांश ने भी कहा। बॉस लेई, अगर आप सचमुच आयुष की रक्षा करना चाहते हैं तो हम अब आयरन ब्लड अलायंस में नहीं रह सकते। हम ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति के साथ काम करने से घृणा करते हैं। आदित्य भी अपने चेहरे पर दुख और आक्रोश के भाव के साथ खड़ा हो गया। कृपया मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सलाहकार जयंत के साथ इस पर डिस्कस करूंगा। लेईहू ने सभी की ओर देखा और कहा, टेंशन मत लो, अगर कोई सच में गुनहगार है तो मैं लेईहू निश्चित रूप से उसका पक्ष नहीं लूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि बॉस लेई अपना वादा निभाएंगे, अमन शाह ने कहा। बेशक मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपने सम्मान की गारंटी देता हूं। लेईहू ने अपनी छाती पीट ली, फिर जयंत की ओर देखा जो उसके बगल में चुप था और पूछा, सैन्य सलाहकार जयंत, आपको क्या लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? जयंत ने अमन शाह, त्रयांश और अन्य लोगों की ओर देखा, धीरे से आह भरी और कहा, इस समय हम सिर्फ आयुष को ढूंढ सकते हैं। अगर वह अपना नाम क्लियर कर लेता है तो काम आसान हो जाएगा, अगर नहीं तो हमें रूल्स का पालन करना होगा। हालांकि हमें भाई वंश के लौटने तक इंतजार करना होगा ताकि वो आयुष से कैसे निपटें इस पर चर्चा कर सकें। खैर, आयुष भाई वंश का भाई है, इसलिए हमें उनका कुछ तो रिस्पेक्ट करना ही होगा। ठीक है सलाहकार जयंत, मैं समझ गया। लेईहू ने सिर हिलाया, फिर मुड़कर कहा, सैन्य सलाहकार जयंत के साथ मेरी चर्चा का रिजल्ट सामने आ गया है। अब हम सबको आयुष को ढूंढना चाहिए और उसका आमने सामने सामना करना चाहिए। यदि वह सचमुच कोई विश्वासघाती काम करता पाया गया तो हम कानून प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उसे पब्लिक में मृत्युदंड दिलवा देंगे। ठीक है बॉस लेई, हमें यकीन है कि आप हमारे सबसे बड़े भाई को न्याय दिलाएंगे, अमन शाह ने कहा। लेईहू ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो अब वहां चलते हैं। ऐसा कहने के बाद ग्रुप प्रेत रात्रि स्वर्ग छोड़कर आयुष के एरिया में चला गया। जब एक काली कार सड़क से गुजरी तो उसने कई राहगीरों को आकर्षित किया। एक काली ऑडी में लेईहू ने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई थी और वह बहुत टेंस लग रहा था। उन्होंने सिगरेट का एक कश लिया, धुआं छोड़ा, जयंत की ओर देखा और कहा, सैन्य सलाहकार जयंत, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस बारे में भाई वंश से बात करनी चाहिए? मुझे लगता है कि ऐसा न करना ही बेहतर है। जयंत ने अपना सिर हिलाया। क्यों? लेईहू ने पूछा। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? भाई वंश असल में तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जब वो नहीं होंगे तो तुम अकेले खड़े होकर पूरे क्लब को संभाल सको, जयंत ने हल्के से कहा। लेकिन यह मामला आयुष से जुड़ा है। मुझे लगता है कि अगर मैं भाई वंश को नहीं बताऊंगा तो गलत लगेगा, लेईहू ने उलझन भरे अंदाज में कहा। भाई लेई, अगर आयुष ने सचमुच कोई क्राइम किया है तो भाई वंश के मौजूद होने पर भी भाई वंश रूल्स का पालन करेंगे और पक्षपात नहीं करेंगे। तो चलो वही करते हैं जो हमें करना है, जयंत ने कहा। ओह ठीक है सलाहकार जयंत, मैं समझ गया। लेईहू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और जोर से सिर हिलाया। काफिला लगभग 20 मिनट तक चला और फिर सेंट्स नाइट क्लब के सामने एक के बाद एक रुका। चूंकि दिन का उजाला था इसलिए नाइट क्लब में अपेक्षाकृत कम कस्टमर थे और बहुत ज्यादा लोग अंदर या बाहर नहीं आ रहे थे। और यह आयुष का है और यूहुओ हॉल का हेडक्वार्टर भी है। इस समय दरवाजे पर पहरा दे रहे कुछ गुंडे एक साथ इतनी सारी कारों को आते देख थोड़े कंफ्यूज हो गए। हाउ जी, तुम्हें क्या लगता है इन कारों में कौन लोग हैं? ये बहुत हाई फाई लग रहे हैं, एक छोटे बाल वाले गुंडे ने एक दुबले पतले आदमी को अपनी तरफ खींचते हुए पूछा। उसके बगल में बैठे दुबले पतले आदमी ने कारों को करीब से देखा, फिर सामने एक काले रंग की ऑडी देखी और उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। ओह लानत,
बॉस लेई यहाँ है। दुबला पतला आदमी खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, क्या बॉस लेई यहाँ है? क्रू कट वाला आदमी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर ऊपर देखने लगा। तभी उसने देखा कि कार का दरवाजा खुला है और लेईहू और आयरन ब्लड अलायंस के सभी हॉल मास्टर और वरिष्ठ भाई कार से बाहर निकल आए। हे भगवान, बॉस लेई यहाँ है और सारे हॉल मास्टर्स और बड़े भाई भी यहाँ हैं। एक गंजा आदमी भी चिल्लाया, आओ आओ सब लोग, वहां खड़े रहना बंद करो और उनका वेलकम करो। क्रू कट वाले व्यक्ति ने आवाज लगाई, फिर अपने छोटे भाइयों के साथ तेजी से उनके पास चला गया। बॉस लेई, नमस्ते बॉस लेई, नमस्ते सलाहकार जयंत। सभी छोटे भाइयों ने जल्दी से लेईहू और अन्य लोगों का रिस्पेक्टफुल अभिवादन किया। लेईहू ने सिर हिलाया और फिर पूछा, आयुष कहाँ है? बॉस लेई, भाई आयुष ऊपर किसी से बात कर रहे हैं। क्या मैं अभी जाकर भाई आयुष को फोन करूं? क्रू कट वाले आदमी ने कहा। ठीक है, आगे बढ़ो। लेईहू ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी भाई आयुष को फोन करता हूं। सब लोग अंदर आ जाइए। गुंडों के एक ग्रुप ने लेईहू और अन्य लोगों को नाइट क्लब में वेलकम किया और फिर एक वेटर के गाइडेंस में उन्हें सबसे शानदार निजी कमरे में ले गए। तभी क्रू कट वाला आदमी मदद के लिए पुकारने के लिए दौड़ा। लगभग 5 मिनट इंतजार करने के बाद बॉक्स का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। आयुष और डिप्टी हॉल मास्टर तरुण बॉक्स में चले गए। बॉस लेई, सैन्य सलाहकार जयंत, भाई दुआन, भाई राज। भाइयों, आप सब आज मेरे यहां क्यों आए हैं? आयुष मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो? मैं तैयारी कर सकता था। आयुष, हम पर स्माइल मारना बंद करो। तुमने मेरे बड़े भाई को मार डाला और मैंने अभी तक तुमसे हिसाब बराबर नहीं किया है। आदित्य खड़े होकर गुस्से से बोला, यह सही है और मेरे सबसे बड़े भाई को भी तुमने ही मारा था। तुम्हें हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देना होगा। अमन शाह भी खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद त्रयांश और कई वरिष्ठ भाई खड़े हो गए और आयुष पर हमला करना शुरू कर दिया। अबे, आयुष ने अपना हाथ उठाया, भौहें चढ़ाई और कहा, आदित्य, अमन शाह, लानत है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने तुम्हारे सबसे बड़े भाई को मार डाला? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, किसी अच्छे इंसान पर फालतू इल्जाम मत लगाओ। आयुष, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है? अमन शाह ने तंज भरे लहजे में कहा, तुम मुझसे क्लियर करके क्यों नहीं बोलते कि मैंने क्या किया? आयुष ने चेहरे पर नाखुशी के भाव के साथ कहा, तुमने हमें धोखा दिया, यशवंत के साथ मिलीभगत की और आयरन ब्लड अलायंस में हमारे भाइयों को मरवाया। क्या तुम ये कहने की हिम्मत कर सकते हो कि तुमने ये काम नहीं किए? अमन शाह ने सवाल किया। बकवास, आयुष ने गुस्से से कहा, मैंने कब अपनी वफादारी से विश्वासघात किया? यशवंत के साथ मिलीभगत की और अपने भाइयों को मार डाला। आयुष, तुम सच में मानने को तैयार नहीं हो? क्या तुम मेरे सबसे बड़े भाई से मिलने नहीं गए थे और उसे विद्रोह करने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की थी? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? त्रयांश ने दोहराया। आयुष का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से से चिल्लाया, अपनी बदनामी बंद करो। मैंने तुम्हारे सबसे बड़े भाई से बात की थी, लेकिन मैंने उनके साथ जो डिस्कशन की थी वह विद्रोह भड़काने के बारे में नहीं थी। मैंने हाल ही में उनसे कहा था कि वे सावधान रहें और यशवंत के चंगुल में न फंसे। आयुष की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग अचानक कंफ्यूज हो गए। आयुष ने अमन शाह और अन्य लोगों की बातों से बिल्कुल उल्टा क्यों कहा? तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? आयुष, क्या तुम्हारे पास यह प्रूव करने के लिए कोई सबूत है कि तुमने जो कहा वह सच है? इस समय लेईहू भी आगे आया। बॉस लेई, क्या आपको मुझ पर भरोसा भी नहीं है? आयुष ने हैरानी से लेईहू को देखा। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अमन शाह और बाकी लोग अब कह रहे हैं कि तुमने उनके सबसे बड़े भाई को विद्रोह के लिए उकसाया और यहां तक कि उसे मार डाला। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? लेकिन जब तक तुम सबूत पेश कर सको मैं तुम पर भरोसा करूंगा, लेईहू ने गहरी आवाज में कहा। आयुष ने दांत पीसते हुए कहा, बॉस लेई, मेरे पास कोई मटीरियल सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास गवाह हैं। बोलते हुए उसने अपने बगल में बैठे तरुण की ओर देखा और कहा, तरुण, इन्हें बताओ कि जब मैं मां किंगोंग और बाकी लोगों से मिलने गया था तो मैंने क्या कहा था। इस समय तरुण, जो अब तक चुप था, कुछ कदम पीछे हट गया और फुसफुसाया, भाई आयुष, मैंने आपको बहुत टाइम पहले सलाह दी थी कि यशवंत के साथ मिलीभगत न करें और ऐसा विश्वासघाती काम न करें, लेकिन आपने सुनने से इनकार कर दिया। अब जब सच्चाई सामने आ गई है, भाई आयुष, इसे एक्सेप्ट कर लो। तरुण, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? आयुष अपने भरोसेमंद तरुण को पूरी तरह से अचंभित होकर देखता रहा, खास तौर पर मौजूद लोग।
जब उन्होंने तरुण को खड़े होकर आयुष पर ही उंगली उठाते देखा तो वे सभी दंग रह गए। अब सारा इल्जाम आयुष पर है। अगर वह डिनाई भी करना चाहे तो नहीं कर सकता। तो भाई आयुष, मुझे माफ करना। मैं आपके साथ बार बार वही गलती नहीं करना चाहता। मैं आयरन ब्लड अलायंस को धोखा नहीं देना चाहता। मैं अपने भाइयों को धोखा नहीं देना चाहता। तरुण की आंखें लाल हो गईं और उसने आगे कहा, भाई आयुष, बस मान लो। इस तरह शायद तुम्हें मिलने वाली सजा हल्की हो जाएगी। तरुण, तुम्हारा क्या मतलब है? आयुष ने तरुण को गौर से देखा और दहाड़ा, मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रहा हूं। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? भाई आयुष, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच था। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो खुद को ब्लेम करो कि तुम रास्ता भटक गए, तरुण ने कहा। तरुण ने फिर अपना फोन निकाला और जोर से कहा, भाइयों, अब मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूं। जब तुम इसे सुन लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने झूठ बोला था या नहीं। जल्द ही तरुण ने अपने मोबाइल फोन पर एक रिकॉर्डिंग खोली। रिकॉर्डिंग प्ले होने लगी। यह यशवंत और आयुष के बीच की बातचीत थी। मास्टर विश्वराज, यदि आप मेरे साथ सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको जिंदगी भर अनलिमिटेड धन और शोहरत देने का वादा करता हूं। अगर हम साथ में हाथ मिला ले तो पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड हम दोनों का होगा। मैं अभी आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। मुझे इस बारे में सोचने दीजिए। ठीक है मास्टर विश्वराज, मैं 3 दिन में आपसे फिर मिलूंगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग यहीं खत्म होती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने आयुष की ओर देखा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह रिकॉर्डिंग आयुष की यशवंत के साथ मिली भगत का सबसे पावरफुल सबूत है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई आयुष, ऐसे कैसे हो गए? दुनिया सचमुच धोखे से भरी है और लोगों के दिल समझ से बाहर हैं। मैंने भाई आयुष पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा देशद्रोही काम करेंगे। एक क्षण के लिए वहां मौजूद लगभग सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। तरुण, तुमने सच में इसे रिकॉर्ड किया था? आयुष तरुण को गौर से देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मुझे माफ करना भाई आयुष, मैं आपके साथ वही गलती दोहराना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी के लिए सिर्फ यही तरीका अपना सका। तरुण ने हल्के से कहा, कौन सी माफी? किस चीज की सेफ्टी? तरुण, तुम कृतघ्न कमीने। ये मैं आयुष था जिसने तुम्हें गलत समझा। आयुष ने तरुण को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दुख, गुस्सा, उलझन, घबराहट, हर तरह की इमोशंस उसके दिल में उमड़ पड़ी। आयुष, अब हमारे पास गवाह और सबूत दोनों हैं। अब तुम्हारे पास और क्या कहने को बचा है? लेईहू ने आयुष को घूरते हुए ठंडे स्वर में पूछा। बॉस लेई, जब आप सबको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। आयुष ने उदासीनता से जवाब दिया। उसका चेहरा उदासी और सुन्नता से भरा था। लेईहू की आंखें लाल हो गईं और उसने अपने बगल में खड़े कुछ भाइयों की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, आयुष को ले जाओ, हेडक्वार्टर ले जाओ और उसे मार डालो। हाँ बॉस लेई। कई छोटे भाइयों ने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़े, सीधे आयुष को कंट्रोल किया और उसे बाहर ले गए। इसके बाद ग्रुप एक भव्य जुलूस के साथ सैंड्स नाइट क्लब से निकलकर हेडक्वार्टर प्रेत रात्रि स्वर्ग की ओर बढ़ गया। दोपहर के 3 बजे थे। प्रेत रात्रि स्वर्ग, पिछला हॉल। आयरन ब्लड अलायंस के सभी हॉल मास्टर और वरिष्ठ भाई आ चुके थे। यहां तक कि अगर उनके पास कोई अपना काम भी था तो भी वो साइड पर रखकर दौड़ते हुए यहां आ गए। इन दिनों आयरन ब्लड अलायंस में बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ था। कई हॉल मास्टर्स और सीनियर भाई अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए थे। हर कोई चाहता था कि असली गुनहगार जितनी जल्दी हो सके सामने आए। अब असली अपराधी फिक्स हो चुका था, इसलिए अंडरवर्ल्ड के रूल्स के हिसाब से जितने भी हॉल मास्टर और बड़े भाई हैं उन्हें पर्सनली यहां मौजूद रहकर लॉ एनफोर्समेंट हॉल की सजा देखनी होती है। ऐसा करना सबके लिए एक वार्निंग की तरह होता है। इस समय दरवाजा बंद था। हॉल का माहौल काफी डल और दबा दबा लग रहा था और सब लोग बिल्कुल चुप थे। पीछे वाले हॉल के बीचों बीच ग्वान एरी की वीर प्रतिमा रखी हुई थी और सामने वाली मेज पर अगरबत्ती और प्रसाद सजा हुआ था। लेईहू हॉल के बीच में खड़ा था और वहां मौजूद सब लोगों पर नजर घुमा रहा था। आखिर में लेईहू की नजर आयुष पर रुकी और वो कांपती आवाज में चिल्लाया, आयुष, अब हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी। सब लोग तुम पर यशवंत के साथ मिलीभगत करने और अपने ही भाइयों को मरवाने का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या तुम गुनहगार हो? आयुष ने लेईहू की आंखों में सीधे देखते हुए सीना तान लिया और गम और गुस्से से भरी आवाज में बोला, बॉस लेई, भले ही मैं
आयुष कोई बहुत शरीफ इंसान न हूं, लेकिन अपने भाइयों के साथ गद्दारी या देशद्रोह जैसा काम कभी नहीं करूंगा। मैंने यशवंत के साथ कोई सांठगांठ नहीं की, नहीं मैंने अपने भाइयों को मारा। आप मुझसे जितनी बार पूछेंगे जवाब उतनी ही बार यही मिलेगा। आयुष की बातें सुनकर वहां मौजूद कुछ हॉल मास्टर और सीनियर भाई धीमी आवाज में फुसफुसाने लगे, लेकिन क्योंकि गवाह भी थे और रिकॉर्डिंग जैसा मटेरियल सबूत भी, ज्यादातर लोगों का भरोसा फिर भी आयुष पर नहीं जा पा रहा था। आयुष, चूंकि तुम कह रहे हो कि तुमने ये सब नहीं किया, तो क्या तुम अपनी बात के सपोर्ट में कोई सबूत दे सकते हो? लेईहू ने भौहें चढ़ते हुए कहा। मैं, आयुष ने मुंह खोला, फिर हल्की सी कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाकर बोला, बॉस लेई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आयुष की ये बात सुनकर लेईहू ने लाचारी से एक लंबी सांस छोड़ी। वो तो दिल से चाहता था कि आयुष को बचा ले, लेकिन जब आयुष खुद ही अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं दे पा रहा था, तो सबसे बड़े भाई होने के नाते उसके पास रूल्स मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं बची थी। आखिर वो आयरन ब्लड अलायंस का बॉस है। अगर वो सबके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं करेगा तो भाई भी उस पर भरोसा नहीं रखेंगे। इसलिए अगर दिल से सह भी न पाए तो भी उसे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। कोई सबूत नहीं। हाहा, तुम ही वो हो जिसने जीवये और दूसरे भाइयों को मारा है। तुम भला क्या सबूत दे सकोगे? आदित्य ने आयुष को घूरते हुए कहा। आदित्य की बात सुनकर आयुष तुरंत भड़क गया। उसने आदित्य की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, आदित्य, बकवास बंद कर। मैंने जीवये और बाकियों को नहीं मारा। पास खड़ी अमन शाह ने बात पकड़ते हुए तंज भरी आवाज में कहा, आयुष, इतनी हालत हो चुकी है, फिर भी बहस कर रहा है। मर्द बन अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रख। आयुष, अब जब हमारे पास गवाह भी हैं और सबूत भी, तो मान ही ले। हो सकता है सजा थोड़ी हल्की पड़ जाए। त्रियांश ने भी यही बात दोहराई। हाँ भाई आयुष, बस मान लो, फिर से वही गलती मत करना। तरुण ने भी गंभीर लहजे में कहा। हे। आयुष ने उदासी से मुस्कुराते हुए अमन शाह और बाकियों की तरफ देखा और कहा, अमन शाह, मुझे तो लगता है असली अपने भाइयों के गद्दार और कातिल तुम लोग ही हो, सही है ना? तुम लोगों ने मिलकर मुझ पर फंसा केस बना दिया। जरूर यशवंत की इजाजत से है ना? पाद मत छोड़। अमन शाह चिल्लाया। आयुष, तू खुद जुर्म करके अब हमें भी अपने साथ घसीटना चाहता है। तू सच में बहुत नीच है। कौन नीच है, ये सबको अंदर से पता है। तुम मुझे कुछ टाइम के लिए गुनहगार साबित कर सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ ये मत समझ लेना कि भाई वंश दूर हैं तो तुम जो मन चाहे कर सकते हो। भाई वंश वापस आएंगे तो सच्चाई साफ हो जाएगी। आयुष ने अमन शाह और बाकियों की आंखों में देखते हुए जोर से कहा। आयुष, सच्चाई यह है कि तुमने यशवंत के साथ हाथ मिलाकर अपने ही गैंग के भाइयों को मरवाया है। भाई वंश वापस भी आ जाएं तो भी नतीजा नहीं बदलेगा, क्योंकि रूल्स तो रूल्स हैं। अमन शाह ने ठुड्डी ऊंची करके जवाब दिया। काफी हो गया, बहस बंद करो। लेईहू जोर से दहाड़ा, फिर आयुष की तरफ देखा और बोला, आयुष, मेरे पास तुमसे एक आखिरी सवाल है। क्या तुम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत दे सकते हो? आयुष ने मुट्ठियां भींच लीं, फिर धीरे से सिर हिलाकर बोला, बॉस लेई, मैं कोई सबूत नहीं दे सकता। ऐसी सिचुएशन में मैं बस रूल्स ही फॉलो कर सकता हूं। लेईहू ने आयुष को गहराई से देखा और फिर ऊंची आवाज में बोला, सब हॉल मास्टर्स और सीनियर भाइयों, मेरे पीछे आओ, अगरबत्ती लो और ग्वान एरी की पूजा करो। इसके बाद छोटे भाइयों का एक ग्रुप आगे बढ़ा। उन्होंने अगरबत्तियां जलाई और हर हॉल मास्टर और सीनियर भाई के हाथ में एक एक अगरबत्ती थमा दी। जहां तक आयुष का सवाल था, उसके हाथ में कोई अगरबत्ती नहीं दी गई, क्योंकि अब वो ग्वान एरी के सामने खड़ा होने के लायक नहीं समझा जा रहा था। अंडरवर्ल्ड में 3 बड़ी मनाहियां हैं: भाइयों को धोखा देना, देश से गद्दारी करना और अपने ही भाई की पत्नी पर नजर डालना। और मंजी ने तो एक साथ 2 बड़े पाप कर डाले, भाइयों से गद्दारी और देशद्रोह। इसलिए अब वो अंडरवर्ल्ड में बर्दाश्त के बाहर हो गया था। झुको। लेईहू ने जोर से दहाड़ा, फिर दोनों हाथों में अगरबत्ती पकड़कर ग्वान एरी के सामने गहराई से झुक गया। सारे हॉल मास्टर्स और सीनियर भाइयों ने भी एक साथ झुककर प्रणाम किया। 3 बार झुकने के बाद लेईहू मुड़ा, हाथ हिलाया। कानून प्रवर्तन हॉल राज, राज हाजिर है। राज लाल आंखों के साथ आगे बढ़ा। कानून लागू करो, सजा पर अमल करो। लेईहू ने सिर्फ 4 शब्द भारी आवाज में बोले। भाई लेई, क्या आप सच में मुझे अभी फांसी देना चाहते हैं? राज कुछ पल झिझका, फिर पूछ बैठा। हाँ भाई लेई, क्यों न हम भाई वंश के लौटने का इंतजार करें, फिर डिसाइड करें कि आयुष के साथ क्या करना है, फिरोज ने भी कहा। इसी समय कई और सीनियर भाइयों ने भी आयुष के लिए बोलने की कोशिश की,
सब लोग मुझे मनाने की कोशिश मत करो, रूल्स होते हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। लेई हू ने गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाया, फांसी दो। राज ने एक लंबी सांस ली, फिर सबके हाथों से एक एक अगरबत्ती इकट्ठी की और अपने हाथ में पकड़ ली। 20 से ज्यादा अगरबत्तियां थी, यानी पूरी मुट्ठी भर। अगरबत्ती की आग बहुत तेज थी और दूर से देखने पर भी उसकी तपिश महसूस हो रही थी। राज ने जोर से सांस छोड़ी, फिर मुट्ठी भर जलती अगरबत्तियां पकड़े आयुष की तरफ बढ़ा। आयुष के सामने आकर राज ने उसे गौर से देखा और कहा, मंजी माफ करना, मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का हेड हूं, मुझे रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। आयुष ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, भाई राज, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। जिन लोगों को सच में मुझसे माफी मांगनी चाहिए वो हैं अमन शाह और तरुण। ये कहते कहते आयुष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, भाई राज, क्या आप यकीन करते हैं कि मैं बेगुनाह हूं? मैं यकीन करता हूं। राज की आंखें लाल थीं, उसने जोर से सिर हिलाया। धन्यवाद राज, ये महसूस होना कि कोई मुझ पर भरोसा करता है, बहुत अच्छी बात है। राज कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आयुष ने एक लंबी सांस ली, फिर धीरे से बोला, भाई राज, आप मेरे साथ जो भी करें, मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा। अगर सच में मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए या मैं मर जाऊं तो प्लीज भाई वंश को बता दीजिएगा। भाई वंश जरूर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और मेरा नाम साफ कर देंगे। ठीक है, मैं वादा करता हूं। राज ने सिर हिलाकर हामी भरी। थैंक यू। ये कहते हुए आयुष घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फिर उसने सीने से कमीज फाड़ दी। आओ, मैं आयुष तैयार हूं, एक्सीक्यूट। राज लगभग रोती हुई भारी आवाज में चिल्लाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने जलती हुई अगरबत्तियां सीधी आयुष के सीने पर दे मारी। आयुष के सीने में 20 से भी ज्यादा अगरबत्तियां घुस गईं और लपटों ने उसकी त्वचा को जला दिया। सिस की आवाज के साथ आयुष ने मुट्ठियां भींच ली और जान तोड़ चीख निकाली। उसकी बाहों, गर्दन और चेहरे की नसें फूल गईं और वो भयानक दर्द में तड़पता दिख रहा था। आयुष को इस हालत में देखकर वहां मौजूद सब लोग सिहर उठे। जलती हुई अगरबत्ती को सीधा नंगी त्वचा में घुसाने का दर्द आम आदमी के लिए सोच पाना भी नामुमकिन है। इस तरह की सजा पुराने जमाने में लाल गर्म लोहे से दाग देने जैसी थी। एक बार दाग लग गया तो सीने पर जिंदगी भर का गहरा निशान रह जाता है। आयुष ठंडे पसीने से भीग चुका था। ज्यादा दर्द की वजह से उसका पूरा चेहरा मरोड़ खा रहा था। आंसू और नाक दोनों बह रहे थे। बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ। उसकी चीखें पूरा 1 मिनट तक गूंजती रहीं। आखिरकार आयुष और बर्दाश्त न कर सका। एक आखिरी तीखी चीख के साथ उसका सिर पीछे की ओर गिरा और वो जमीन पर ढेर होकर बेहोश हो गया। सबने ऊपर देखा और जब नजर आयुष के सीने पर गिरी तो सबके होश उड़ गए। आग की लपटों ने आयुष की छाती की त्वचा को जला डाला था। कुछ हिस्से तो काले कोयले जैसे हो चुके थे। खून लगातार बह रहा था, जिससे उसका सीना और नीचे की जमीन लाल हो गई थी। सिर्फ देखने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसा नजारा था। वहां मौजूद सब लोग कुछ देर के लिए सांस तक रोककर खड़े रह गए। होश में आने में टाइम लगा। ऐसा दर्द आम इंसान के बस की बात नहीं, और बेहोश हो जाना तो नॉर्मल ही है। सॉरी मंजी। राज के मुंह से बुदबुदाहट निकली। उसका दायां हाथ, जिसमें वो अगरबत्ती पकड़े था, हल्का कांप रहा था और उसके हाथ की अगरबत्तियां भी अब जलकर खत्म हो चुकी थीं। राज ने एक लंबी सांस ली, फिर लेई हू की तरफ देखा और बोला, भाई लेई, फांसी पूरी हो गई। ठीक है, समझ गया। लेई हू ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं और दिल के अंदर एक चुभन सा महसूस हो रही थी। वो मंजी के साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहता था, लेकिन गलती हुई है तो सजा तो मिलनी ही चाहिए, यही रूल है। लेई हू ने खुद को थोड़ा शांत किया, फिर वहां मौजूद सब लोगों की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, मुझे लगता है आपने सब देख लिया। गलती की कीमत यही होती है। आयरन ब्लड अलायंस में सब बराबर हैं, रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों एक जैसे हैं। तो उम्मीद है कि यहां मौजूद हर शख्स इसे एक वार्निंग की तरह ले। हाँ बॉस लेई, सबने एक साथ जवाब दिया। लेई हू ने सिर हिलाया, फिर राज की तरफ देखकर बोला, राज, किसी को बुलाओ जो अभी आयुष के जख्म पर पट्टी कर दे, फिर उसे ले जाओ। ठीक है भाई लेई। राज ने सिर हिलाया और लोगों को बुलाने ही वाला था, तभी अमन शाह खड़ा हुआ और दुखी सा बोल पड़ा, बॉस लेई, आप जो कर रहे हैं वो मुझे तो फियर नहीं लग रहा। मतलब? लेई हू ने भौहें चढ़ाई। अमन शाह ने जमीन पर पड़े आधे मरे आयुष की तरफ इशारा करके कहा, बॉस लेई, आयुष एक किलर है। जैसा कहते हैं कर्ज उतारना जरूरी और खून का बदला खून। मुझे लगता है
हमें जीव ये और बाकियों का बदला लेने के लिए अभी आयुष को मार देना चाहिए। हाँ, ये सजा तो मौत के मुकाबले बहुत हल्की है। त्रयांश भी खड़ा हो गया। ये सुनकर लेईहू ने फिर भौहें सिकोड़ी। बॉस लेई, मुझे पता है आपका और आयुष का रिश्ता अच्छा है, इसलिए आप उसे मारना नहीं चाहते। तो ठीक है, मुझे करने दो ये काम। आदित्य ने डरावनी मुस्कान के साथ ये बात कही। फिर उसने एक पिस्तौल निकाली, मैगजीन चेक की और सीधे जमीन पर पड़े आयुष की तरफ तान दी। उसका इरादा था कि 2-4 गोली मारकर आयुष को पूरा ही खत्म कर दे। क्लिक, मैगजीन लोड हो गई। जैसे ही आदित्य ट्रिगर दबाने वाला था, राज आगे बढ़ा। उसने आदित्य की कलाई पकड़कर बंदूक नीचे दबा दी। आदित्य, बस यहीं रुक जाओ, राज जोर से चिल्लाया। भाई राज, ये क्या कर रहे हो आप? आदित्य ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं तो बस सोसाइटी से इस बुराई को जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मुझे मत रोको। राज ने ठंडी नजर से आदित्य को घूरते हुए कहा, आदित्य ध्यान से सुन, मैं लॉ एनफोर्समेंट हॉल का हेड हूं, केवल मैं ही कानून लागू कर सकता हूं। मेरा सजेशन यह है कि अभी के लिए हम आयुष से उसकी सारी पावर छीन ले और उसे टेम्पररी आयरन ब्लड अलायंस में ही नजरबंद कर दे। जब भाई वंश लौट आएंगे तब बैठकर डिसाइड करेंगे कि आयुष के साथ क्या करना है। राज ने लेईहू की तरफ देखते हुए पूछा, भाई लेई, आपको क्या लगता है? मुझे यह सुझाव ठीक लगता है। बेहतर होगा कि फाइनल डिसीजन भाई वंश ही ले। लेईहू ने सिर हिलाया, फिर बाकी सबकी तरफ देखकर पूछा, तुम लोग क्या कहते हो? मैं मानता हूं, भले ही मंजी ने बड़ी गलती की है, पर वो कम से कम भाई वंश का भाई तो है। हमें आयुष के बारे में फैसला लेने से पहले भाई वंश की राय जरूर सुननी चाहिए। हाँ, मैं भी भाई राज से सहमत हूं। मुझे नहीं लगता भाई वंश रूल्स तोड़कर आयुष को बचाएंगे, वो जरूर रूल्स फॉलो करेंगे। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूं। कई हॉल मास्टर्स और सीनियर भाई राज के सजेशन से सहमत हो गए। इस वक्त अमन शाह ने तंज कसते हुए कहा, बॉस लेई, कभी कभी तो मुझे लगता है इस आयरन ब्लड अलायंस का असली इंचार्ज है कौन? आप साफ साफ आयरन ब्लड अलायंस के बॉस हैं। बॉस लेई, फिर भी हर बात पर आपको भाई वंश से पूछना ही पड़ता है। अमन शाह की ये बात सुनते ही लेईहू, राज, फिरोज और वो पहले वाले सीनियर भाई जो शुरू से भाई वंश के साथ है, सबकी नजरें एक साथ अमन शाह पर टिकी और उनकी आंखों में गुस्से की आग चमक उठी, क्योंकि भाई वंश बहुत पहले से ही उनके दिल में एक तरह की आस्था बन चुका है। किसी को भी भाई वंश की बेइज्जती करने की इजाजत नहीं। लेईहू सीधे अमन शाह के सामने पहुंचा, उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से दहाड़ा, अमन शाह, कान खोल के सुन, अगर भाई वंश न होते तो आज हमारे आयरन ब्लड अलायंस की कोई इज्जत नहीं होती। मैं बता रहा हूं, आयरन ब्लड अलायंस का असली बॉस भाई वंश है, मैं नहीं। अगर भाई वंश कल को आयरन ब्लड अलायंस मांग ले तो मैं बिना एक लफ्ज बोले ये गद्दी सीधा उनके हवाले कर दूंगा। बेहतर होगा तुम भाई वंश की रिस्पेक्ट करना सीखो, वरना मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। लेईहू की कातिलाना नजर देखकर अमन शाह का पूरा जिस्म कांप उठा। उसने जल्दी जल्दी गला निगला, मुश्किल से सिर हिलाया और बोला, हाँ समझ गया, हम, अच्छा है समझ गए तो। लेईहू ने ठंडी सांस ली, उसकी कॉलर छोड़ दी, फिर सबकी तरफ हाथ हिलाया, ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, सब लोग चले जाओ। कुछ ही देर में हॉल में मौजूद लोग एक एक करके निकलने लगे। राज ने भी अपने लोगों को बुलाया और आयुष को उठाकर ले गया। जब लगभग सब लोग जा चुके तो लेईहू ने जयंत की तरफ देखा और पूछा, सैन्य सलाहकार जयंत, तुम्हें सच में लगता है कि आयुष ने यशवंत के साथ मिलीभगत की और प्रतीक वगैरह को मरवाया? जयंत कुछ पल सोच में रहा, फिर बोला, भाई लेई, मैं पक्का नहीं कह सकता कि ये सब आयुष ने ही किया है, इसलिए हमें अभी भी लोगों को लगा के सबूत और सुराग ढूंढते रहना चाहिए। जहां तक अमन शाह, आदित्य, त्रयांश जैसे लोगों की बात है, मुझे तो ये लोग काफी संदिग्ध लग रहे हैं। इनमें क्या दिक्कत दिख रही है तुम्हें? लेईहू ने थोड़ा रुककर पूछा। मुझे शक है कि असल में वही लोग हैं जो यशवंत के साथ मिले हुए हैं। बेशक अभी ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, तो आने वाले दिनों में भाई लेई, आप किसी को लगाकर अमन शाह और उसकी गैंग पर नजर रखवा सकते हैं और बाकियों को भी कहिए कि अपनी सेफ्टी पर ध्यान दे। जयंत ने कहा, समझ गया सलाहकार जयंत। लेईहू ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। जयंत जैसे खुद से ही बात कर रहा हो, धीरे से बोला, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। सलाहकार जयंत, कौन सा तूफान? हे, अभी के लिए सीक्रेट रहने दो। शाम के 9 बजे रात स्याही की तरह काली थी। चाइना चेओंगदम जिला, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग के एक फ्लैट में लाइटें जल रही थीं। वंश लिविंग रूम में बैठा था, मुंह में सिगरेट थी और सामने जिंगझोउ का नक्शा फैला हुआ था। तभी उसका मोबाइल बज उठा।
वंश ने मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। रेक्स का फोन था। कॉल कनेक्ट हो गई। बॉस, हम चाइनीज वाटर में एंटर कर चुके हैं। बस 1 घंटा थोड़ा ऊपर लगेगा, फिर हम मोंग कोक पियर पहुंच जाएंगे। मैं आपसे जल्दी मिलने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। रेक्स की एक्साइटेड आवाज आई। फैटी ब्लैक, अभी से ज्यादा एक्साइट मत हो। तुम लोग अब चाइना के पानी में घुस चुके हो, तो जरा होशियार रहो, कहीं वहां की नेवी तुम्हें पकड़ न ले। वंश ने हल्का सा तंज कसते हुए कहा, टेंशन मत लो बॉस, हमारा शिप मैग्नीशियम कंट्री के सबसे एडवांस्ड एंटी रडार ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। चाइना की नेवी वाले बेवकूफ हमें पकड़ ही नहीं सकते, आपको पता ही है। चाइना अभी भी जो रडार सिस्टम यूज कर रहा है वो सब मैग्नीशियम वालों का फेंका हुआ स्क्रैप है। सिर्फ पक्के बेवकूफ ही सोचेंगे कि उनका रडार इतना एडवांस्ड है। रेक्स ने हंसते हुए कहा, हा, अगर ऐसा है तो मैं भी रिलैक्स हूं। वंश मुस्कुराया और बोला, ओके, मैं अभी मोंग कोक पियर के लिए निकल रहा हूं, वहां मिलते हैं। इतना कहकर वंश ने फोन काट दिया। उसने मोबाइल जेब में रखा ही था कि बगल के कई कमरों के दरवाजे खुल गए और अर्जन सिंह वगैरह सब लिविंग रूम में आ गए। सबने ठीक से रेस्ट कर लिया। वंश ने अर्जन सिंह और बाकी लोगों को देखते हुए पूछा, बढ़िया रेस्ट किया? अर्जन सिंह और बाकियों ने जवाब दिया, ओके, अब निकलते हैं। वंश ने नक्शा उठाया और खड़ा हो गया। सबने जोश में सिर हिलाया और वंश के पीछे पीछे घर से बाहर निकल गए। इसके बाद पूरा ग्रुप किंगटन कम्युनिटी से बाहर निकला और मोंग कोक पियर की तरफ चल पड़ा। क्योंकि मोंग कोक पियर सियोल और सिंगापुर के जंक्शन के पास है, इसलिए सिंगापुर से मोंग कोक पियर बहुत दूर नहीं है। अगर तेज चलो तो लगभग 1 घंटा लगेगा। जब वंश और उसका ग्रुप मोंग कोक पियर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उन्हें कई जगह चेकिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस और सोल्जर्स को कोई गड़बड़ नहीं दिखी, इसलिए सफर काफी स्मूथ रहा। सबसे आगे डोंगफेंग मेंगशी चल रही थी। अर्जन सिंह ने बाहर रोड किनारे खड़े पुलिस और सोल्जर्स को देखा और सीरियस चेहरे से बोला, भाई वंश, इस रोड पर चेकिंग बहुत टाइट है। अभी तो शायद हम लोग बिना दिक्कत मोंग कोक पियर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब हम हथियार लेकर वापस आएंगे तो इन्हें तुरंत शक हो जाएगा। अर्जन, मैंने जो तुम सोच रहे हो सब पहले ही कंचड़ कर लिया है। वंश हल्का मुस्कुराया, फिर नक्शा निकाला, उस पर लाल मार्कर से घिरे रूट की तरफ इशारा करके बोला, वापस आते टाइम हम ये वाला रास्ता लेंगे। इस रोड पर लगभग कोई चेकिंग या चेक पोस्ट नहीं है। हाँ, अगर वाकई हमें 1-2 पोस्ट मिल भी जाएं, तो रॉच एस में हम सीधे उन्हें साफ कर देंगे। वैसे भी इस रास्ते के आसपास खेतों के अलावा कोई आबादी नहीं है, इसलिए अगर हम उन्हें मार भी दें तो किसी को पता नहीं चलेगा। हे भगवान, भाई वंश, मतलब आप लिविंग रूम में भी पूरा रूट प्लान कर रहे थे? विवान श्रीवास्तव ने मुस्कुराकर कहा, जैसा हमेशा भाई वंश, जहां हो वहां हमें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। भाई वंश की प्लानिंग टॉप लेवल की है। ये कहते हुए विवान ने थम्स अप करते हुए वंश की तरफ एक तरह का 666 वाला जेस्चर किया। वंश मुस्कुराया और सबको देखते हुए बोला, भाइयों, बाद में सबको दिमाग चौकन्ना रखना है। अगर बीच में कोई रुकावट मिली तो सीधे क्लीन कर देना, समझे? समझ गया। अर्जन सिंह और बाकी सबने एक साथ सिर हिलाकर जवाब दिया। क्योंकि वंश और उसका ग्रुप जाते टाइम मेन रोड से आया था, इसलिए सिटी से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें कई चेक पॉइंट मिले। फिर भी वंश और उसकी टीम ने बिना किसी गड़बड़ के सब हैंडल कर लिया। करीब 1 घंटा बाद वंश और उसका ग्रुप मोंग कोक पियर पहुंच गया। समुद्र की हवा तेजी से चल रही थी और लहरें किनारे पर जोर जोर से टकरा रही थीं। आज रात हवा काफी तेज थी। मोंग कोक पियर पहले जैसा ही था। ज्यादातर किनारों पर कंटेनर के ढेर लगे थे। रात में माहौल थोड़ा डार्क और डरावना सा लग रहा था। कार को रोड किनारे पार्क करके वंश और बाकी लोग नीचे उतर गए। पिछली बार की तरह ही कार से उतरते ही विवान श्रीवास्तव और दूसरे लोग आसपास का सर्वे करने निकल गए ताकि एरिया की सेफ्टी कंफर्म हो सके। कुछ ही मिनटों बाद विवान और बाकी लौट आए। आसपास कोई दिखा? वंश ने पूछा। कोई नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, विवान ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वंश ने हूं कहा, फिर अर्जन सिंह और बाकियों की तरफ एक एक सिगरेट उछाली और खुद भी एक सिगरेट सुलगा ली। भाई वंश, इस बार हम किसके साथ डील करने वाले हैं? विवान ने क्यूरियस होकर पूछा। कोई डील वील नहीं है, वंश ने सिर हिलाया। सीधा ले लो। हाँ, जितना उठा सको उतना उठा लो, हम देखते हैं कि हथियार कम न पड़े। अर्जन सिंह ने भी बात आगे बढ़ाई। सीधा ले लो। विवान हक्का बक्का रह गया। भाई वंश, इंस्ट्रक्टर, आप दोनों सीरियस हो? गन और गोला बारूद बहुत महंगा माल होता है।
कौन हमें यूं ही आने देगा कि जितना चाहो उठा लो? वंश बस हल्का मुस्कुराया और बोला, थोड़ा इंतजार कर, खुद समझ जाएगा, थोड़ी देर में समझ जाएगा। वंश की बात सुनकर विवान और बाकी लोग और भी कंफ्यूज हो गए, लेकिन साथ ही उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी भी बढ़ गई कि आखिर वो कौन इतना बाप आदमी है जो उन्हें खुलकर इतने हथियार लेने देगा। करीब 20 मिनट इंतजार के बाद उन्हें लहरों की आवाज और भी तेज सुनाई देने लगी। आ गए, वंश ने हल्की स्माइल के साथ कहा। हाँ, आ गए। अर्जन सिंह भी मुस्कुराया। वंश और अर्जन सिंह की बात सुनते ही विवान और बाकी सब ने जल्दी से नजर ऊपर उठाई और दूर समंदर की तरफ देखने लगे। वाकई थोड़ी दूरी पर उन्हें कई रोशनी की लकीरें दिखीं, कई जहाज इस तरफ आते दिख रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही जहाज पास आए, विवान, यश राणा और बाकी के लोग दंग रह गए। आगे समंदर में तैरती चीजें कोई नॉर्मल कार्गो शिप नहीं थीं, बल्कि 3 मेटल के वॉरशिप थे जो बहुत ही हैवी और शान से भरे लग रहे थे। सबसे आगे एक फ्रिगेट थी, उसके दोनों तरफ एक सप्लाई शिप और एक छोटी गनबोट थी। हे भगवान, भाई वंश, पक्का है कि ये नेवी नहीं आ रही, विवान ने हैरान होकर कहा। यश राणा और बाकी लोगों की भी सोच कुछ ऐसी ही थी। पहले उन्होंने सोचा था कि पिछली बार की तरह कोई छोटा मोटा सौदा होगा। किसने सोचा था इस बार जो हथियार देने आए हैं वो सीधे वॉरशिप लेकर आएंगे। ये तो बिल्कुल ही पागलपन वाला सीन था। वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये ऑफिशियल नेवी नहीं है, पर इनके वॉरशिप वगैरह सब मैग्नीशियम नेवी से उठाए गए हैं, वरना मैंने कैसे बोल दिया होता कि मैं पूरा गोल्फ कोर्स उड़ा दूंगा। विवान और बाकी लोग इतने शॉक में थे कि कुछ बोल ही नहीं पाए। ये लोग आखिर हैं कौन? इन्होंने मैग्नीशियम कंट्री की नेवी से असली वॉरशिप कैसे झटक लिए? ये तो अकल्पनीय लेवल का सीन था। थोड़ी देर में तीनों वॉरशिप तट के करीब आकर रुक गए। 3 विशाल और रॉयल दिखने वाले वॉरशिप किनारे पर खड़े थे, बहुत ही दबदबे वाले लग रहे थे। इसके अलावा तीनों जहाजों पर जबरदस्त रोशनी थी और डेक लोगों से भरा हुआ था, सब गोरे और काले विदेशी। सबके चेहरे पर कड़क एक्सप्रेशन और खतरनाक आभा, और कंधे पर एडवांस्ड सबमशीन गन और ऑटोमेटिक राइफलें। साफ दिख रहा था ये कोई आम लोग नहीं है। खास तौर पर फ्रिगेट के सेंटर में खड़ा वो मोटा काला आदमी, जिसने विवान और बाकियों को तुरंत शॉक में डाल दिया। वो मोटा काला आदमी 6 फुट से भी ज्यादा लंबा और बहुत भारी जिस्म वाला था। उसने फ्लावरी शर्ट पहनी हुई थी जिसके बटन लगभग खुले हुए थे। नीचे सफेद कैजुअल पैंट और पैरों में चमकदार हैंडमेड सफेद लेदर शूज थे। अगर बस इतना ही होता तो भी ठीक था। कमाल की बात यह थी कि उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अलग अलग तरह के जेड, डायमंड और रंग बिरंगे रत्न जड़ी रिंग्स थीं। दोनों हाथों की ये ज्वेलरी ही अपने आप में अनमोल लग रही थी। इसके अलावा उसकी छाती पर कबूतर के अंडे के आकार का लाल अगेट का लॉकेट लटक रहा था, जिसके चारों तरफ डायमंड जड़े हुए थे। इसे देखते ही विवान और बाकियों के दिमाग में बस 2 शब्द आए, लोकल टाइकून। ये तो असली वाला अमीर कमीना है। लेकिन रेक्स की इस नवधनाड़े वाली आभा के साथ साथ उन्हें एक इनविजिबल प्रेशर भी महसूस हुआ, जिससे उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ये मोटा काला आदमी कोई और नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हथियार तस्कर, डेथ आर्म्स डीलर रेक्स था। मालिक। जैसे ही रेक्स की नजर किनारे पर खड़े वंश पर पड़ी, वो एक्साइटमेंट में सीधे नीचे कूद पड़ा। वॉरशिप पर मौजूद बाकी विदेशी भी एक एक करके नीचे उतरे और रेक्स के पीछे पीछे वंश की तरफ चल पड़े। प्रिय मास्टर मंगल, आपसे मिलकर बड़ा खुशी हुई। सब लोग एक घुटने पर बैठ गए और ऊंची आवाज में बोले। उन्होंने अपना दाहिना हाथ सीने पर रखा, घुटने टेक कर बैठे जैसे किसी पवित्र रस्म में हो। ये सीन देखकर विवान और बाकी पूरी तरह हैरान रह गए। जो लोग इतनी डरावनी और पावरफुल वाइस लिए खड़े हैं, वो असल में भाई वंश को इस लेवल का रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो भाई वंश आखिर हैं कौन? वो इस बात की कल्पना तक नहीं कर पा रहे थे। वंश ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और बोला, ठीक है, ठीक है, सब लोग ये फॉर्मेलिटी बंद करो, उठो जी मंगल। सब लोग एक साथ सीने पर हाथ मारते हुए खड़े हो गए। बॉस, आखिरकार फिर से आपसे मुलाकात हो गई। मैंने आपको बहुत मिस किया। वो रेक्स ने आंसू पोंछे बाहें फैलाई दौड़कर आया और वंश को जोर से गले लगा लिया। बहुत ड्रामा मत कर फैटी ब्लैक, तू तो और मोटा होता जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से मोटा हुआ तो सुअर से भी ज्यादा मोटा हो जाएगा, समझा? वंश ने हंसते हुए चुटकी ली। रेक्स हंस पड़ा और बोला, बॉस, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अब जिंदगी इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है कि सेक्स के अलावा मैंने कई सालों से कोई वर्कआउट नहीं किया। फैटी ब्लैक, तू आज भी पहले जैसा ही बदनसीब है, जरा नहीं बदला, अर्जन सिंह ने हंसकर चिढ़ाया।
अरे अर्जन, बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले। रेक्स ने हंसते हुए अर्जन सिंह को भी गले लगा लिया। अर्जन वो नाम था जो अर्जन सिंह ने विदेश में ऑपरेट करते हुए यूज किया था। विवान वगैरह इस नाम के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि उसके पीछे की असली कहानी क्या है, और ये भी नहीं कि इंस्ट्रक्टर बाहर क्या क्या काम कर चुके हैं। लेकिन ये देखकर कि इंस्ट्रक्टर भाई वंश और इन खतरनाक लोगों के साथ इतने क्लोज हैं, साफ था कि वो विदेश में भी कोई मामूली काम नहीं कर रहे थे। खैर, अब यादों में खोने का टाइम नहीं है। वंश मुस्कुराया और हाथ हिलाते हुए बोला, चलो पहले माल उतार लेते हैं। ये चाइना का पानी है, अगर बाद में चाइनीज नेवी ने हमें पकड़ लिया तो बहुत झंझट हो जाएगी। ओके, रेक्स ने हाथ घुमाकर इशारा किया। दोस्तों जल्दी करो, सब कुछ नीचे उतारो। हाँ, फॉरेनर्स ने सिर हिलाकर जवाब दिया और सब लोग वापस वॉरशिप पर कूदकर हथियार उठाने लगे। 10 मिनट से भी कम समय में बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स किनारे पर लाए जा चुके थे। बॉस, जो हथियार आपने मांगे थे सब तैयार हैं, आप खुद देख लो। रेक्स ने खुद एक लकड़ी का बक्सा खोलते हुए कहा। जब विवान श्रीवास्तव और बाकी लोगों ने बॉक्स के अंदर झांका तो सबके होश उड़ गए। बॉक्स के अंदर लेटेस्ट मॉडल की अलग अलग गनें और गोला बारूद भरे हुए थे। सड़क की मध्यम लाइट उन हथियारों पर पड़कर ठंडी डरावनी चमक फैला रही थी। मारने का सीधा इरादा झलक रहा था। बॉस, इस बॉक्स पर भी एक नजर डालिए। रेक्स मुस्कुराया और दूसरा बॉक्स खोला। जैसे ही विवान और बाकी लोगों ने उस बॉक्स में झांका, सब फिर से हक्का बक्का रह गए। हिस, सब लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। ये बॉक्स आज की दुनिया के सबसे नए और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बमों से भरा था। टाइम बम, हाई एक्सप्लोसिव बम, डेटोनेटर, रिमोट कंट्रोल बम, जो सोचो सब मौजूद। विवान और बाकी के चेहरों पर उभरे शौक को देखकर रेक्स का ईगो पूरा सेटिस्फाई हो गया। दुनिया के टॉप 4 आर्म्स डीलर्स में से एक होने के नाते उसके लिए ये सब जुगाड़ करना तो जैसे खेल था। चलो अब इस वाले बॉक्स में रखा माल भी देख लो। रेक्स ने हंसते हुए तीसरा बॉक्स खोला। अंदर जो था उसे देखकर विवान और बाकी लोग पूरी तरह से सन्न रह गए। उसमें रॉकेट लॉन्चर, मोर्टार, तोप वगैरह जैसी सुपर हेवी गन्स के पार्ट्स थे। सोच कर देखो, अगर इन सारे बैरल्स और पार्ट्स को जोड़ दिया जाए तो उनकी फायर पावर और रेंज कितनी डरावनी होगी। इस वक्त विवान और बाकी को आखिर समझ में आ ही गया। कोई आश्चर्य नहीं कि भाई वंश कह रहा था कि वो पूरा गोल्फ कोर्स उड़ा देगा। इन बमों और गोले बारूद के साथ तो गोल्फ कोर्स क्या, उसके साथ साथ आधा इलाका भी साफ किया जा सकता है। रेक्स ने हंसते हुए वंश की तरफ देखा और पूछा, बॉस, इस बार के माल से खुश होना? बहुत ज्यादा खुश। वंश मुस्कुराया और रेक्स के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फैटी ब्लैक, मेहनत करवाई तुमसे? नहीं नहीं, ये कौन सी मेहनत है, बॉस के लिए काम करना तो मेरे लिए ऑनर है। रेक्स हंस पड़ा। वंश ने सिर हिलाया, फिर लकड़ी के बक्सों की तरफ देखते हुए बोला, वैसे फैटी ब्लैक, वो ड्रोन मिल गए जो मैंने बनाने को कहा था? अरे वो तो ढेरों है मेरे पास। रेक्स ने होंठ टेढ़ किए, फिर 2 और लकड़ी के बक्से खुलवाए और बोला, बॉस, आपके कहने के हिसाब से टोटल 100 ड्रोन तैयार हैं। वंश ने एक ड्रोन उठाकर ध्यान से देखा, फिर पूछा, ये ड्रोन कितना वजन उठा सकता है? लगभग 3 किलोग्राम, इससे ज्यादा हो गया तो काम नहीं करेगा। रेक्स ने जवाब दिया, फिर क्यूरियस होकर बोला, बॉस, आपको ड्रोन किस काम के लिए चाहिए? क्या आप जिंगझोउ गोल्फ कोर्स की एरियल फोटोग्राफी करवाने वाले हो? अगर बस एरियल फोटो ही खींचनी होती तो मुझे डर है पास जाते ही ये लोग ड्रोन गिरा देते, अर्जन सिंह ने भी कहा। विवान और बाकियों ने भी उत्सुक नजरों से वंश की तरफ देखा, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि भाई वंश ड्रोन से क्या करवाना चाहता है। वंश मुस्कुराया और बोला, मुझे ड्रोन एरियल फोटोग्राफी के लिए नहीं चाहिए, मुझे उनसे गोल्फ कोर्स पर बमबारी करवानी है। हम ड्रोन से गोल्फ कोर्स को कैसे उड़ा सकते हैं? विवान ने हैरानी से पूछा। वंश हल्का मुस्कुराया। अभी रेक्स ने क्या कहा था? एक ड्रोन करीब 3 किलोग्राम वजन उठा सकता है, सही? हाँ, तो फिर मैं हर ड्रोन पर तकरीबन 3 किलोग्राम तंत बांध दूंगा। उसके बाद मैं उन्हें दूर से कंट्रोल करके गोल्फ कोर्स के ऊपर उड़ाऊंगा, जमीन के करीब लाकर उतारूंगा और वहीं धमाका कर दूंगा। हे भगवान, ड्रोन का यूज ऐसे भी कर सकते हैं। विवान ने वंश को थम्स अप दिखाते हुए कहा, भाई वंश, आप सच में आं सोचते हो। यश राणा और बाकियों नजर में भी वंश का लेवल और ऊपर चला गया। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भाई वंश ड्रोन को इस तरह बम बनाने में यूज करेगा। वंश ने हंसते हुए आगे कहा, और अगर ऐसे कैलकुलेट करो तो 100 ड्रोन में कम से कम 300 किलोग्राम विस्फोटक होगा।
मुझे लगता है तुम सब समझते हो कि 300 किलोग्राम विस्फोटक की पावर क्या होती है। जाहिर है ये तो मुझे भी पता है। विवान ने सिर हिलाया। 1 किलोग्राम डायनामाइट का धमाका एक साथ फटने वाले 20 ग्रेनेड जैसा होता है। 300 किलो विस्फोटक है भगवान, ये तो बहुत ही डरावना लेवल है। अगर इतना माल फट जाए तो 100 मीटर के दायरे में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। बाकी सब भी हक्का बक्का थे। ये तो पूरा पागलपन है। तोपों और एक्सप्लोजन से सीधी बमबारी अलग, और ऊपर से ये ड्रोन वाला एयर स्ट्राइक चाइना में बने इस गोल्फ कोर्स का तो बस एक ही अंजाम होगा, पूरा टुकड़े टुकड़े। रेक्स की एक्साइटमेंट और बढ़ गई। उसने हथेलियां रगड़ते हुए कहा, बॉस, क्या मैं भी इस डिस्ट्रक्शन प्लान में हिस्सा ले सकता हूं? रुको जरा, फैटी ब्लैक, तुमने इसे क्या नाम दिया अभी? वंश की आंखों में हल्की चमक आई। डिस्ट्रक्शन प्लान, रेक्स ने जवाब दिया। डिस्ट्रक्शन प्लान नाम काफी कूल है। वंश ने संतोष से सिर हिलाया और बोला, फैटी, अपनी भलाई के लिए इस काम में मत पड़ना। मेरे, अर्जुन और बाकियों के लिए ये मिशन हैंडल करना काफी है। ओह, ओके। रेक्स का मुंह उतर गया जब उसे समझ आया कि वंश उसे साथ नहीं ले जाएगा। चल, ऐसा कर आगे कभी कोई बड़ा काम हुआ तो मैं तुझे जरूर साथ ले जाऊंगा, ठीक? वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। बॉस, ये आपने खुद बोला है, झूठ मत बोलिएगा। रेक्स ने मुंह बनाते हुए कहा, पिछली बार जब आप बाल ऑस्टन वगैरह को लेकर सालसेट आइलैंड पर लड़ने गए थे और मुझे नहीं ले गए तो मैं कितना दुखी था। टेंशन मत ले, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। वंश बेबस सी मुस्कान के साथ बोला। ये आदमी कभी कभी छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करता है, लड़ाई को भी खेल समझता है। वैसे रेक्स, कल इसी टाइम फिर यहीं आना, तेरे लिए एक अलग काम है। वंश ने कुछ सोचकर कहा, मेरे लिए भी मिशन है। रेक्स की आंखें चमक उठी। ओके बॉस, मैं प्रॉमिस करता हूं कल टाइम पर पहुंच जाऊंगा। वंश ने सिर हिलाया। फिर अर्जुन सिंह और बाकियों से बोला, भाइयों, हथियार कार में चढ़ाओ, यहां ज्यादा देर रुक नहीं सकते, निकलने की तैयारी करो। हाँ। अर्जुन सिंह और बाकी ने तुरंत जवाब दिया। सब लोग बॉक्स उठाने ही वाले थे कि अचानक फ्रिगेट से एक गोरा आदमी नीचे कूदा। रेक्स के पास आकर बोला, बॉस, कोई हमारी तरफ आ रहा है। कोई आ रहा है? ये सुनकर सबके चेहरे सीरियस हो गए और सबने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ काला समंदर दिख रहा था, कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कौन आ रहा है? रेक्स ने भारी आवाज में पूछा। चाइना की एक पेट्रोलिंग नेवी बोट है, मिड साइज बोट है, उस पर ज्यादा लोग नहीं लगते, गोरे ने जवाब दिया। ऐसी हालत में जब वो पास आएंगे तो सीधा उड़ा देंगे उन्हें। रेक्स ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा, सुनो सब, रेडी हो जाओ। जैसे ही वो बोट रेंज में आए, रॉकेट निकालो और एक ही शॉट में काम तमाम कर दो। यस बॉस। गोरे ने सिर हिलाया और जल्दी से फ्रिगेट पर चढ़कर बाकियों को तैयारी का ऑर्डर देने चला गया। साला, ये चाइनीज नेवी वाले इतने फ्री हैं कि आधी रात को यहां गश्त करने चले आए, रेक्स ने खींचकर कहा। वंश मुस्कुराया, ये तो नॉर्मल है, अभी चाइना में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो उन्होंने सिक्योरिटी और विजिलेंस बढ़ा दी है ना? हाँ बॉस, बस देखते जाइए, हम कैसे एक शॉट में इनका हिसाब किताब कर देते हैं, रेक्स ने दबंग अंदाज में कहा। विवान और बाकियों ने एक दूसरे का मुंह देखा। सामने चाइनीज नेवी है और ये बंदा उनसे ऐसे बात कर रहा जैसे सब्जी काटने जा रहा हो। फैटी ब्लैक, अगर तुमने खुलेआम चाइनीज नेवी को मार दिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अर्जुन सिंह ने चिंता से पूछा। क्या प्रॉब्लम? अगर मैं इन्हें उड़ा भी दूं ना, तब भी ये लोग मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेंगे, रेक्स ने हाथ झटकते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। इधर रेक्स और उसकी टीम से करीब 1 मील दूर एक शांत समंदर वाले हिस्से में पानी पर एक सफेद मिड साइज मिलिट्री बोट खड़ी थी। इस नेवी बोट पर चाइना का झंडा लगा था और उस पर 213 नंबर पेंट था। नेवी की कैमो यूनिफॉर्म पहने कई लोग बोट पर खड़े होकर दूर देख रहे थे। लीडर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, छोटे लेकिन साफ सुथरे बाल, करीब 6 फीट से ज्यादा लंबा और हृष्ट-पुष्ट। साफ लग रहा था कि वो कोई ऑफिसर है। लिन तैहू, तुझे पक्का दिखा था। मोंग कोक पियर पर सच में कुछ संदिग्ध लोग हैं? ऑफिसर ने अपने बगल में खड़े सिपाही की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ कर्नल लियू चेंगजी, हमने मोंग कोक पियर पर कई संदिग्ध लोग देखे हैं। किनारे पर ढेर सारे लकड़ी के बक्से रखे हैं, लग रहा है कोई गड़बड़ काम चल रहा है। सिपाही ने आदर से जवाब दिया। मुझे दूरबीन दो, ऑफिसर ने हाथ बढ़ाया। जी। सिपाही ने सिर झुकाया और बड़े सम्मान से सिल्वर ग्रे दूरबीन थमा दी। ये दूरबीन काफी एडवांस्ड लग रही थी और इसका डिजाइन भी नॉर्मल दूरबीन से थोड़ा अलग था।
जैसे ही ऑफिसर ने दूरबीन उठाई, साइड का एक बटन दबाया, तुरंत फोकस एडजस्ट हुआ और रात के अंधेरे में भी सब कुछ दिन जैसा साफ दिखने लगा। नाइट विजन मोड। कुछ ही सेकंड में ऑफिसर मोंग कोक पियर पर खड़े लोगों और 3 वॉरशिप्स को साफ साफ देख पा रहा था। वो हैरान रह गया, भौहें चढ़ाकर बोला, ये लोग कौन हैं जो हमारे वाटर में वॉरशिप लेकर घुस आए और ऊपर से आधी रात को घाट पर सीक्रेट डील कर रहे हैं। साफ दिख रहा है मामला संदिग्ध है। कर्नल लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? सिपाही ने पूछा। सीधा चलते हैं, लियू चेंगजी ने हाथ के इशारे से कहा। लेकिन कैप्टन लियू, उनके पास 3-3 वॉरशिप हैं और सब आर्म्ड है। अगर हम अभी सीधे वहां पहुंच गए तो मुझे डर है कि वो हम पर फोर्स यूज कर देंगे। सिपाही ने घबराते हुए कहा। क्यों न हम पहले हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके बैकअप मंगवा ले? लियू चेंगजी ने व्यंग से हंसते हुए कहा, यह बस कुछ स्मगलर टाइप बदमाश है। किस बात से डर रहे हो? अपने दम पर भी हम इन्हें काबू कर सकते हैं। ये मत भूलो, ये चाइना साम्राज्य का पानी है, ये हमारी ही टेरिटरी है। ये लोग हमारे सामने क्या उखाड़ लेंगे? और अगर ये वही टेररिस्ट निकले जो इन दिनों सिंगापुर में गड़बड़ कर रहे हैं, तो इन्हें पकड़कर तो हम हीरो बन जाएंगे। फिर हमारा 213 स्क्वाड्रन पूरे मरीन्स के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकेगा। मैं समझता हूं, लेकिन काफी हुआ, मैं बॉस हूं यहां। लियू चेंगजी गरजा, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, बोट को तुरंत घुमाओ और मोंग कोक पियर की तरफ बढ़ो। जी। सिपाही ने आगे कुछ न कहने की हिम्मत की और तुरंत जाकर ऑर्डर देने लगा। कुछ देर बाद नेवी बोट मुड़ी और तेज स्पीड से मोंग कोक पियर की तरफ बढ़ने लगी। बोट काफी तेज थी, सिर्फ 10 मिनट में वो मोंग कोक पियर के पास पहुंच गई। हा, ये बेवकूफ तो सच में मरने खुद चलकर आ गए, रेक्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बड़ी गोल आंखों में ठंडा जानलेवा इरादा चमक रहा था। भाई वंश, ये बड़ा भाई इन्हें सच में एक ही शॉट में उड़ा देगा क्या? विवान ने धीमी आवाज में पूछा। कन्फर्म, वंश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ये मोटा काला आदमी बिल्कुल बिना ब्रेक के है। जिसने भी इसे उकसाया न, उसके लिए सीधी मौत। इसे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। बिल्कुल सही, अर्जन सिंह ने कंधे उचका कर कहा। उस टाइम इसने सीधे मैग्नीशियम मरीन के साथ भिड़ाई थी और आज तक सही सलामत घूम रहा है। तो अब बस ये दुआ कर लेते हैं कि ये चाइनीज नौसैनिक इसे ज्यादा चिढ़ाएं नहीं, वरना पक्का मरेंगे। वंश और अर्जन की बातें सुनकर विवान और बाकियों के दिमाग घूम गए। ये लोकल टाइकून लेवल का आदमी इतना पावरफुल निकला कि मैग्नीशियम मरीन से भी भिड़ चुका है। रिस्पेक्ट लेवल तो आसमान पर चला गया। तुम कौन हो? इस घाट पर क्या कर रहे हो? इधर। लियू चेंगजी बोट के आगे खड़ा होकर तेज अंग्रेजी में चिल्लाया। उसे साफ दिख गया था कि किनारे पर खड़े कुछ लोग काले बाल पीली स्किन वाले एशियन यानी भारतीय चाइनीज हैं और बाकी सब गोरे काले विदेशी। रेक्स मुस्कुराया। अरे तू इतना बड़ा बेवकूफ है क्या? आंखें नहीं हैं क्या? दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए उसने खुले पड़े लकड़ी के बक्सों की तरफ उंगली से इशारा किया। ये मोटा काला आदमी पूरा घमंडी था और डर नाम की चीज उसे छूकर भी नहीं गुजरी थी। लियू चेंगजी और बाकी सिपाहियों ने उधर देखा जिधर रेक्स ने इशारा किया था। जैसे ही उन्होंने बक्सों के अंदर का माल देखा, सबके चेहरे बदल गए। तुम लोग सचमुच हथियारों की डील कर रहे हो? लियू चेंगजी का चेहरा तमतमा उठा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत सिर झुकाकर जमीन पर बैठ जाओ और हमारे साथ चलो, नहीं तो हम फायर खोल देंगे। ये सुनकर वंश और अर्जन सिंह ने एक साथ सिर हिला दिया। ये लोग कितने ऐए हैं? अबे जा, बकवास बंद कर, रेक्स ने हाथ झटकते हुए कहा। सबको उड़ा दो। जैसे ही ऑर्डर निकला, रेक्स के साथ आए करीब 30 बंदों ने एक साथ अपनी सबमशीन गन्स उठाकर ट्रिगर दबा दिया। टाटा टाटा टा गोलियों की झड़ी लग गई। बुलेट्स तूफानी बारिश की तरह लियू चेंगजी और उसके आदमियों पर टूट पड़ी। पफ पफ। कुछ ही सेकंड में कई ठंडी आवाजें गूंजी। सिपाहियों को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। ज्यादातर वहीं ढेर हो गए और डेक पर गिर पड़े। अचानक हुए हमले में मुश्किल से 10 से भी कम सिपाही बच पाए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने हिम्मत कैसे की गोलियां चलाने की? ये चाइना का वाटर है, हम मरीन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लियू चेंग्स 2 सिपाहियों की आड़ में झुककर गोलियों से बचता हुआ दहाड़ा। तुम्हारे मरीन की ऐसी की तैसी, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुमसे डरता हूं। रेक्स ने ठंडी हंसी के साथ कहा। भाइयों मत रुको, फुल फायरिंग मोड। टाटा टाटा। बुलेट्स लगातार चलती रहीं। बोट की बॉडी से टकराकर डिंग डैंग डैंग की आवाजें आने लगी। ताबड़तोड़ हमले की वजह से चाइनीज नेवी वाले ठीक से जवाबी फायर भी नहीं कर पाए।
कोई भी ज्यादा सिर उठाकर खड़ा होता। तो वहीं ढेर लियू चेंगजी डर से कांपता हुआ केबिन के अंदर जा छिपा। अब हीरो बनने का टाइम नहीं था। वो जोर से चिल्लाया, भागो, यहां से तुरंत निकलो। स्टीयरिंग पर खड़े सिपाही ने जैसे ही ये आदेश सुना, तुरंत इंजन स्टार्ट किया और बोट को फुल स्पीड से पियर से दूर मोड़ दिया। जैसे ही बोट मोंगकोक पियर से करीब 50 मीटर दूर पहुंची, लियू चेंगजी वगैरह ने राहत की सांस ली। वो बोट पर खड़ा हो गया और रेक्स व बाकी लोगों की तरफ चिल्लाया, तुम गुंडों का झुंड, सुन लो, तुम सबकी मौत पक्की है। हमारे मरीन्स अभी यहां आ रहे हैं। किनारे पर हरामखोर अभी भी धमकी दे रहा है। रेक्स भी भड़क उठा, भाइयों फायर। उनकी बोट पर रॉकेट बरसा दो जी। 3 गोरे आदमियों ने सिर हिलाया, पास से रॉकेट लॉन्चर उठाए और भागती बोट पर निशाना साध लिया। फायर। रेक्स दहाड़ा, बैंग बैंग। 3 गड़गड़ाहट जैसी आवाजें गूंजी। 3 घातक रॉकेट जलती लपटों के साथ उस बोट की तरफ उड़ चले जिस पर लियू चेंगजी और उसके लोग थे। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? लियू चेंगजी की आंखें फटी रह गईं जब उसने 3 जलती चीजों को अपनी तरफ उड़ते देखा। ये रॉ लियू, ये रॉकेट है, जल्दी करो, पानी में कूदो। एक सिपाही चिल्लाया, पागल हैं ये, पूरी तरह पागल, भागो जल्दी। बाकी सिपाही घबरा गए, चिल्लाते हुए समुद्र में कूदने की तैयारी करने लगे। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तीनों रॉकेट बोट पर आग ही नहीं। लियू चेंगजी की आंखें लाल हो गईं, पूरा जिस्म कांपने लगा और वो लगभग चीख पड़ा। उसकी चीख अभी हवा में थी कि बूम बूम। जहां बोट चल रही थी वहां समंदर में एक जबरदस्त धमाका हुआ। समुद्र का पानी एक विशाल फव्वारे की तरह दर्जनों मीटर ऊपर उछला। इस भयंकर धमाके की ताकत से पानी हवा में उड़कर करीब 600 फीट दूर तक किनारे तक जा पहुंचा। आग की लपटें आसमान तक उठीं और पूरी बोट आग के समंदर में डूब गई। पूरा 5-6 मिनट तक धमाकों की गूंज और आग की लपटें चलती रहीं। आखिरकार विस्फोट शांत हुए और आग भी धीरे धीरे कम हो गई। घाट पर खड़े वंश और बाकी लोगों ने ऊपर देखा। जो बोट अभी थोड़ी देर पहले तक सही सलामत थी, वो अब टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी। समुद्र में सिर्फ थोड़ा बहुत मलबा तैर रहा था, जो साबित कर रहा था कि यहां कभी कोई बोट हुआ करती थी। जहां तक लियू चेंगजी और उसके सिपाहियों की बात है, वो तो पहले ही रेत की तरह बिखर चुके थे। किनारे पर खड़े विवान और बाकी लोग अपने सामने का मंजर देखकर स्तब्ध रह गए। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे और दिमाग सुन्न। एव टीम के मेंबर होने के नाते उन्होंने फायर फाइट और आर्टिलरी बॉम्बार्डमेंट पहले भी देखे थे, लेकिन आज रात जो उन्होंने देखा वो सबसे अलग था। ये मोटा काला आदमी तो हद से ज्यादा खतरनाक है, जिसे भी फायर बोलता है बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा देता है। सच ही कहा है, एक जैसे पंख वाले पक्षी साथ उड़ते हैं। इसी में कोई ताज्जुब नहीं कि जब भाई वंश ने बोला कि वो पूरा गोल्फ कोर्स उड़ा देगा तो ये जरा भी ना नाराज हुआ। ये मोटा काला और भाई वंश दोनों एक ही टाइप के लोग हैं। वंश ने समंदर की तरफ हल्की नजर डाली, फिर बोला, भाइयों जल्दी जल्दी सामान गाड़ियों में ला दो, इससे पहले कि कोई और चाइनीज नेवी की बोट यहां आ धमके। जी बॉस, अर्जन सिंह ने सिर हिलाया और अभी भी शौक में खड़े विवान वगैरह के साथ मिलकर बॉक्स उठाने लगा। दोस्तों इधर आओ, बॉक्स लोड करने में मदद करो। रेक्स ने भी अपने लोगों को हुक्म दिया। विदेशी लड़के बिना कुछ बोले तुरंत काम में लग गए। लोग ज्यादा थे इसलिए बॉक्स काफी जल्दी गाड़ियों में चढ़ गए। जो बॉक्स कारों में फिट नहीं हो पाए उन्हें रेक्स के लोग वापस वॉरशिप में चढ़ा ले गए। सब बॉक्स हट जाने के बाद वंश ने रेक्स की तरफ एक सिगरेट उछाली, खुद भी सिगरेट जलाई और बोला, फैटी ब्लैक तुम लोग पहले निकलो, कल इसी टाइम यहीं मिलते हैं। ओके बॉस, रेक्स ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर अपने लोगों के साथ वॉरशिप पर चढ़ा और मोंगकोक पियर से रवाना हो गया। तीनों वॉरशिप्स को दूर जाते हुए देखते रहे जब तक वो नजर से ओझल नहीं हो गए। तब वंश ने हाथ हिलाकर कहा, चलो भाइयों हम भी निकलते हैं। इसके साथ ही वंश और उसकी टीम मोंगकोक पियर से रवाना हो गई। अनावश्यक झंझट से बचने के लिए वंश ने मेन हाईवे छोड़कर छोटी छोटी सड़कों से जिंगझोउ की तरफ जाने का रास्ता चुना, क्योंकि रास्ता काफी सुनसान और उबड़ खाबड़ था। उन्हें न कहीं गश्ती सिपाही मिले, न पुलिस, न ही कोई औपचारिक चेक पोस्ट। हाँ, रास्ता लंबा और घुमावदार था, इसलिए जिंगझोउ शहर की बॉर्डर तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लग गए। शहर के अंदर गश्त कर रहे सैनिकों और पुलिस से बचने के लिए वंश और उसकी टीम ने अंदर भी गली कूचों का रास्ता पकड़ा। सुबह के करीब 1 बजे वे किंगटन कम्युनिटी पहुंचे। बॉक्स घर के अंदर ले जाने के बाद सब लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो गए। बॉस, कल हम काम कब शुरू करेंगे? अर्जन सिंह ने पूछा।
वंश ने होठों में सिगरेट दबाए एक पल सोचा, फिर गहरी आवाज में बोला, कल रात 3 बजे ऑपरेशन शुरू करेंगे। टाइम होते ही तुम लोग हथियार लेकर पहाड़ पर चले जाना। मैं एक और गाड़ी जुगाड़ करूंगा, उस पर तोप चढ़ाकर मोंग कोक पियर तक ले जाऊंगा। वहां रेक्स उसे हैंडल करेगा, फिर मैं तुम लोगों से ज्वाइन हो जाऊंगा। गोल्फ कोर्स उड़ा देने के बाद हम सीधे मोंग कोक पियर जाएंगे और रेक्स से कहेंगे कि हमें सीधे इंडिया वापस लेकर चले। आह भाई वंश, इतना जल्दी जल्दी निकलना जरूरी है क्या? विवान ने मुंह में सिगरेट दबाए पूछा। अर्जन सिंह और बाकी सब भी कंफ्यूज नजरों से वंश को देखने लगे। काम खत्म होते ही बिना रुके भाग जाना थोड़ा ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं? हाँ जरूरी है, वंश ने अर्जन सिंह और बाकियों की तरफ देखते हुए गंभीर लहजे में कहा। कल रात गोल्फ कोर्स उड़ाने के तुरंत बाद हमें चाइना से हटना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही गोल्फ कोर्स और वो सिस्टम उड़ाया, चाइनीज लोग पागल हो जाएंगे। वो किसी भी कीमत पर हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक दिन भी यहां और रुक गए तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिना नुकसान के निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर अर्जन सिंह और बाकियों के चेहरे सख्त हो गए। वाकई जैसा वंश ने कहा, कल की रात वाला मिशन पागलपन और रोमांच दोनों का मिक्स है। एक बार पकड़े गए तो निकलने का कोई रास्ता नहीं। बॉस, मैं आपकी बात समझ गया। अर्जन सिंह ने भौहें सिकोड़ी और सिर हिलाया। ठीक है भाई वंश, जैसा आप प्लान करो हम वैसा ही करेंगे। विवान ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी। भाई वंश, हम सब आपके साथ हैं, जो आप कहोगे वही करेंगे। यश राणा और बाकियों ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। कल रात की लड़ाई आखिरी निर्णायक लड़ाई होगी। बस एक बार सफलता मिल जाए, मिशन पूरा और गोल्ड कैनन वगैरह सबका बदला चुक जाएगा। वंश ने सिगरेट का लंबा कश लिया और बोला, भाइयों, कल का ऑपरेशन बहुत हाई रिस्क होगा। शायद तुम लोगों के जितने भी पुराने मिशन रहे हैं उनकी रिस्क से भी कई गुना ऊपर, क्योंकि गोल्फ कोर्स उड़ाने के बाद हमें मोंग कोक पियर तक भागना पड़ेगा। उस वक्त रास्ते में चाइना की नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों तरफ से हमारा पीछा कर सकते हैं। तो मैं तुम सबको सोचने के लिए 1 मिनट देता हूं। अगर कोई कल के ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता तो वो रेक्स के शिप पर ही रह सकता है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। जब भाई वंश, ये क्या बात कर रहे हो? जब हम भाई यहां आने के लिए रही हुए थे तभी सोच लिया था कि शायद वापस जिंदा न लौटें। हम आगे बढ़ें या पीछे हटें, सब साथ होंगे, कोई अकेला नहीं छूटेगा। विवान हंसते हुए बोला, और वैसे भी इस ऑपरेशन में तो मैं पक्का रहूंगा। साला आखिर मौत ही तो है, उससे डरना क्या। भाई वंश, मैं भी ऑपरेशन में शामिल रहूंगा। हम साथ जीते हैं, साथ मरते हैं। मैं भी फुल इन हूं। भाई वंश, मैं भी। किसी ने भी ज्यादा सोचे बिना झिझक जवाब दिया। सबको इस एक्शन में हिस्सा लेना ही था। हम कायर नहीं हैं। सामने बैठे इन सबके ठोस चेहरों को देखकर वंश हल्का मुस्कुराया। ठीक है, तो कल हम भाई सब साथ मिलकर धावा बोलेंगे। उन चाइनीज सोल्जर्स पर ऐसा धमाका करेंगे कि याद रखेंगे। हमें उन चाइनीज कुत्तों को समझाना होगा कि हम भारतीय लोगों को डराना इतना आसान नहीं, और हम भारतीयों को यूं उकसाया नहीं जा सकता। जो भी हमें चोट पहुंचाएगा, चाहे कितनी भी दूर हो, सजा पक्की है। अभले ही वो दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। भले ही दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। भले ही दूर हों, उन्हें सजा मिलेगी। अर्जन सिंह और बाकी लोग जोश में भरकर जोर जोर से नारे लगाने लगे। हर किसी के दिल में उबलता हुआ जोश था और सबको बस कल रात का इंतजार था। सबके चीखते चिल्लाते जोश को देखकर वंश तसल्ली से मुस्कुराया। भारत आज जो इतना स्ट्रांग है, वो इन जैसे बहादुर मर्दों की कुर्बानियों की वजह से ही है, जिन्होंने अपना खून बहाया, जान दी। भारतीय सेना, भारतीय आत्मा ऐब है। वंश ने सिगरेट बुझाई, लंबी सांस छोड़ी और बोला, ठीक है भाइयों, काफी देर हो गई, सब जल्दी रेस्ट कर लो। कल सुबह उठकर हम ये सारे हथियार और गोला बारूद चेक करेंगे, फिटिंग करेंगे। रात को एक साथ ऑपरेशन पर निकलेंगे। ओके। अर्जन सिंह और बाकी ने सिर हिलाया, फिर अपने अपने कमरों में चले गए। वंश भी अपने कमरे में लौट आया। ये सोचकर कि कल फाइनल बैटल है, वंश ने ब्लैक टाइगर को कॉल लगाया। लगता था ब्लैक टाइगर उसी का इंतजार कर रहा था। फोन कुछ ही रिंग में उठ गया। वंश, आखिरकार तूने कॉल किया। मैं बहुत टेंशन में था, कैसी चल रही है वहां? तुम लोग कब एक्शन लेने वाले हो? ब्लैक टाइगर की बेचैन आवाज आई। टेंशन मत ले ब्लैक टाइगर, सब लोग ठीक हैं और फुल मोरल में हैं। वंश ने हल्की हंसी के साथ कहा, हम कल रात ऑपरेशन करने वाले हैं। तू सच में पूरा स्टेडियम उड़ाने जा रहा है? ब्लैक टाइगर ने पूछा। हाँ, पूरा उड़ा दूंगा। मैं चाहता हूं जो भी लोग मारे गए भारतीय हैं,
उनके कातिल भी वहीं उनके साथ दफन हो। वंश का चेहरा सख्त हो गया, आंखों में साफ कत्ल की चमक दिखी। फिर तू करेगा क्या? जिंगझो गोल्फ कोर्स इतना बड़ा है, क्या वाकई मुमकिन है? ब्लैक टाइगर की सांसें तेज हो गईं। स्पष्ट था, वो भी वंश के प्लान से हिल चुका था। तू ये सब मुझ पर छोड़ दे ब्लैक टाइगर, हथियार मेरे पास हैं और कल हमें हर हाल में काम पूरा करना है। वंश ने कॉन्फिडेंट लहजे में कहा, और हां, कल हम पक्के सफल होंगे, बस गुड न्यूज का इंतजार करना। वंश प्लीज सावधान रहना। ओके ओके ब्लैक टाइगर, इतना मत बोल, जब मैंने कह दिया कि सफल होंगे तो होंगे ही। वंश ने बीच में रोकते हुए कहा, हाँ एक बात और, कल स्टेडियम उड़ाने के बाद हम रेक्स के साथ इंडिया बैक जाने की तैयारी करेंगे। तू इधर अपनी तरफ से सारी अरेंजमेंट पक्की करके रखना ताकि हमारी वापसी में जरा भी गड़बड़ी न हो। ठीक है, जब मिशन पूरा हो जाए तो तुरंत कॉल करना, ब्लैक टाइगर ने कहा और फिर गंभीरता से बोला, सावधानी से काम लेना, अपनी सेफ्टी सबसे पहले। समझ गया, वंश ने मुस्कुराकर जवाब दिया और कॉल काट दिया। टिक। वंश ने एक और सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। हुह, उसने धीरे से धुआं छोड़ा, गहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऑपरेशन कल शुरू होगा और ये जरूरी है कि सब कुछ स्मूथ चले। टीम लीडर और बड़े भाई के तौर पर अर्जन सिंह और बाकियों की सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबको सकुशल वापस इंडिया पहुंचाना ही होगा हर हाल में। वंश की आंखों में ठोस निश्चय साफ दिख रहा था। चलो पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। वो बुदबुदाया और सोने की बजाय उठ खड़ा हुआ, एक बड़ा खाली ट्रैवल बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी ही देर में वंश एक खाली कमरे में पहुंचा। कमरे में करीब 10 बड़े लकड़ी के बक्से रखे थे जो सब गन और गोला बारूद से भरे थे। वंश ने चुपचाप एक बॉक्स खोला, उसमें से कुछ रिमोट कंट्रोल बम निकाले और अपने ट्रैवल बैग में भरने लगा। बैग काफी भारी हो गया, मगर वंश के लिए ये वजन कोई मायने नहीं रखता था। उसने बैग कंधे पर टांगा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। नीचे पहुंचकर वंश ने कार नहीं निकाली, बल्कि कम्युनिटी गेट से पैदल बाहर आया और सड़क पर आ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे रोड पर खड़ी एक मोटरसाइकिल नजर आई। उसने स्पेशल टेक्निक से इग्निशन खोला, बाइक स्टार्ट की और सीधा गोल्फ कोर्स की तरफ निकल पड़ा। वंश ने बाइक इसलिए चुनी क्योंकि टारगेट छोटा रहता है और मूवमेंट ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है। इस वक्त रात के करीब 2 बज चुके थे। सियोंगजू चाइना की राजधानी सियोल जैसा नहीं है। जैसे ही रात गहराती है, सड़क पर पैदल लोग और गाड़ियां कम होने लगती हैं। इसी वजह से रात में सड़कों पर दिन जितने सैनिक और पुलिस की गश्त नहीं होती। फिर भी एक 24 घंटे खुले रहने वाले कन्वीनियंस स्टोर के पास से गुजरते हुए वंश को एक आइडिया आया। उसने बाइक साइड में लगाई, दुकान के अंदर गया और कुछ केन बियर व मूंगफली का एक पैकेट खरीद लिया। फिर ये सारा सामान उसने ट्रैवल बैग के ऊपर की तरफ भर दिया ताकि अंदर रखे बम पूरी तरह ढक जाएं। स्टोर से निकलकर वंश दोबारा गोल्फ कोर्स की तरफ चल पड़ा, लेकिन एक क्रॉसिंग पर उसकी मुलाकात गश्त पर घूमते 2 चाइनीज सैनिकों से हो गई। दोनों ने रात के सन्नाटे में एक अकेले बंदे को बाइक पर बैग लेकर घूमते देखा तो शक में पड़ गए और उसे रोक लिया। ओ लड़के, बाइक साइड में लगा, लंबे पतले सिपाही ने चिल्लाकर कहा। वंश ने हल्की भौहें सिकोड़ी और बाइक साइड लगा दी। भाइयों, क्या बात हो गई? उसने मुस्कुराकर बड़ी फ्लुएंट चाइनीज में पूछा। इतनी रात गए बैग टांग कर कहां जा रहा है? छोटे कद के सिपाही ने पूछा। कहां जाऊंगा, घर ही जा रहा हूं, वंश ने होंठ मोड़ते हुए बोला। देर हो गई है, अब तो घर ही जाना है। घर जा रहा है। छोटे सिपाही ने कुछ पल उसे घूरा, फिर बोला, बैग खोल, अंदर क्या है दिखा। अरे, इसमें तो बस कुछ बियर के डिब्बे हैं, और क्या होगा? वंश हंसते हुए बोला। नाटा सिपाही घूरकर बोला, जब मैंने कहा बैग खोल तो खोल, ज्यादा बकबक क्यों कर रहा है? ठीक है, ठीक, खोल देता हूं। वंश ने ट्रैवल बैग की जिप आधी खोली, ऊपर की तरफ भरी बियर के डिब्बे और मूंगफली दिखाते हुए बोला, देख भाई, झूठ नहीं बोला, बियर ही है अंदर। नाटे सिपाही ने गौर से देखा, सच में ऊपर से तो सिर्फ बियर दिख रही थी। उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हाथ हिलाकर बोला, लड़के, जिंगझोउ में हालात ठीक नहीं है इन दिनों, जल्दी घर निकल जा। ठीक है, चेतावनी के लिए थैंक यू, मैं अभी निकलता हूं। वंश ने बैग की जिप लगा ली और बाइक स्टार्ट करके निकलने ही वाला था। लंबे पतले सिपाही की नजर अजीब तरह से बैग पर पड़ी। उसे लगा बैग बहुत ज्यादा भरा हुआ है, जैसे अंदर और भी कुछ भारी चीजें हों। क्या सच में सिर्फ बियर है? रुको जरा लड़के, लंबे पतले सिपाही, जिसका नाम भी वंश ही था, ने आवाज लगाई। वंश ने हल्की भौं चढ़ाई और मुस्कुराते हुए बोला, जी भार कुछ,
जी बैग यहाँ दे, मैं ठीक से चेक करता हूँ। उसने रौब से कहा, अरे यार अभी तो चेक किया ना, दोबारा क्यों? वंश के अंदर हल्का सा खटका जरूर हुआ, लेकिन चेहरे पर कोई बदलावा नहीं आया। मैंने कहा चेक करना है तो करना है, ज्यादा बहस मत कर, जल्दी इधर दे, उसने अकड़कर कहा। ओके दिखा देता हूं। वंश ने सिर हिलाया, धीरे से बैग नीचे रखा, फिर बाइक से उतरकर बैग उठाकर उसके हाथ में देने लगा। जैसे ही लंबा सिपाही बैग लेने के लिए आगे बढ़ा, उसी पल वंश एक कदम आगे सरका और हाथ की छुरी उसके गले पर फेर दी। हल्की क्लिक जैसी आवाज के साथ लंबे सिपाही की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो धप से जमीन पर गिर पड़ा। ये सब इतना फास्ट हुआ कि नाटे सिपाही को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उतु तू क्या कर, उसने घबरा कर राइफल उठाई ही थी कि वंश तेजी से पलटा और दूसरी छुरी उसके गले पर चला दी। ऊह, छोटा सिपाही कराहते हुए वहीं गिर पड़ा। तुम्हें किसने कहा था दूसरों के काम में नाक घुसाने को? वंश ने होंठ टेढ़े किए, फिर दोनों को बारी बारी से उठाकर पास वाली गली में घसीट ले गया और अंधेरे में पटक दिया। इसके बाद वो वापस बाइक पर चढ़ा और सीधे गोल्फ कोर्स की तरफ निकल गया। वापसी के रास्ते में उसे फिर कोई गश्ती सिपाही या पुलिस नजर नहीं आई। करीब आधे घंटे बाद वंश गोल्फ कोर्स के पास पहुंच गया। हालांकि रात काफी हो चुकी थी, लेकिन स्टेडियम के आसपास अभी भी कई चाइनीज सैनिक पहरा दे रहे थे। लगता है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। वंश ने आसपास गश्त कर रहे सैनिकों पर नजर डाली, फिर बाइक को एक सुनसान कोने में पार्क कर दिया। फिर वो वहीं बैठकर बियर पीने लगा और मूंगफली चबाते हुए गश्ती का पैटर्न नोट करता रहा। आधा घंटा ऐसे ही निकल गया। बियर और मूंगफली दोनों खत्म हो गए और गश्त करते सिपाहियों की संख्या भी अब काफी कम हो चुकी थी। हाहा, गश्ती ने आखिर ढील दे ही दी। वंश ने होठों पर हल्का सा टेढ़ा मुस्कान खींची, फिर थोड़ा आगे जाकर बाइक को जंगल के अंदर छुपा दिया। इसके बाद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और दौड़ते हुए गोल्फ कोर्स की तरफ बढ़ा। अब वंश की रफ्तार पीक पर थी। काली रात के साये में बस एक धुंधली परछाई दौड़ती दिख रही थी, जैसे कोई काला तेंदुआ शिकार पर हो। ज्यादा देर नहीं लगी, वो जंगल से निकलकर गोल्फ कोर्स के करीब वाले एरिया में पहुंच गया। रास्ते में उसे कई गुप्त संतरी दिखे, लेकिन वंश ने सबको चुपचाप साइड से काटकर निकलना बेहतर समझा। दुश्मन को अलर्ट करने से बचने के लिए उसने किसी को मारा भी नहीं। कुछ ही देर में वो कई लेयर की सिक्योरिटी पार करके गोल्फ कोर्स के बगल वाले मिलिट्री कैंप तक पहुंच चुका था। दिन होता तो अंदर घुसना लगभग नामुमकिन होता, लेकिन अभी आधी रात थी और पिछले कुछ दिनों में सिंगापुर वाली घटनाओं के बाद से सब बुरी तरह टेंशन में थे। ऊपर से अभी हाल में कई पुलिस और सिपाही मारे भी गए थे, तो ये लोग खुद भी घबराए हुए थे। इसी प्रेशर में उनकी सिक्योरिटी में ढेर सारी कमियां रह गई थीं और वंश ने आसानी से अंदर घुसपैठ कर ली। ज्यादातर सिपाही इस वक्त बड़े बाथ हाउस में नहा रहे थे, इसलिए किसी ने वंश पर ध्यान नहीं दिया। कपड़े सुखाने वाले एरिया से गुजरते हुए वंश ने एक चाइनीज मिलिट्री यूनिफॉर्म उठाई और वहीं बदल ली। यूनिफॉर्म पहनकर वो बाकी सैनिकों जैसा ही दिखने लगा, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। इसके बाद उसने चुपचाप कैंप की बाउंड्री वॉल के आसपास की मिट्टी में कई रिमोट कंट्रोल बम गाड़ दिए। कैंप में ये कब्रें तैयार करने के बाद वंश एक टुकड़ी के पीछे पीछे चुपचाप गोल्फ कोर्स के अंदर घुस गया। मरम्मत और क्लीनअप के बाद अब गोल्फ कोर्स बिल्कुल नया लग रहा था। जहां तक पुराने खून के धब्बों की बात है, वो सब अब गायब हो चुके थे। वंश ने यह भी नोटिस किया कि दूर जो सिस्टम लगा था उसकी भी मरम्मत हो चुकी थी। साला, पिछली खेप वाली मशीनरी वाकई नई निकली। वंश ने होंठ टेढ़े किए और बुदबुदाया, तुम लोग जितना सिस्टम लगाओ लगाओ, कल मैं यहां की ईंट ईंट उड़ा दूंगा। उसने देखा कि उस सिस्टम के आसपास और बाहर 3 लेयर में सैकड़ों सिपाही तैनात थे। पिछली बार की तुलना में संख्या कई गुना ज्यादा थी। हाहा, साफ दिख रहा है ये लोग भी हमसे अच्छे खासे डर गए हैं, वंश ने हल्की हंसी के साथ कहा और मौका देखते ही जब सिपाहियों का ध्यान कहीं और था, स्टेडियम की बाउंड्री के नीचे अलग अलग पॉइंट्स पर टाइम बम गाड़ने लगा। स्निफर डॉग से बचने के लिए वो अपने साथ एक स्पेशल स्प्रे की बोतल लाया था। हर बम के आसपास उसने ये स्प्रे कर दिया ताकि डॉग्स की सूंघने की क्षमता गड़बड़ हो जाए। एक एक कर बमों को तय दूरी पर गाड़ता रहा जब तक कि बैग में रखा सारा माल खत्म नहीं हो गया। फिर वो उतनी ही चुपचाप स्टेडियम से बाहर निकल गया और एक दूसरे ग्रुप के साथ साथ चलते हुए बाहर की ओर आ गया। बाहर निकलकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और जंगल की तरफ जाने ही वाला था कि पीछे से किसी की आवाज आई।